क्या ये फोर्स फ्लोर और लिक्विड के बीच में लगता है या लिक्विड लिक्विड के बीच में लगता है? लिक्विड लिक्विड के बीच में लगता है। जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो जो लिक्विड फ्लोर से चिपका हुआ है तो वो लगभग चिपका ही रहता है, फ्लोर से चिपका हुआ लिक्विड रेस्ट पे ही रहता है। अब एक लेयर चिपक गई तो उसके ऊपर जो फिसलेगा वो लिक्विड होगा। जो किसके ऊपर फिसल रहा है? जमीन पे नहीं, लिक्विड के ऊपर। किस लिक्विड के ऊपर? जो सरफेस से चिपक गया है। अगर ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है तो ट्यूब में एक लेयर चिपक जाती है और उसके ऊपर कौन फिसलता है? लिक्विड। नहीं, जमीन पे फ्लो कर रहा है तो जमीन पे एक लेयर चिपक जाएगी, है ना। अगर हम एक बॉल को पानी के अंदर फेंकते हैं तो बॉल पहले गीली होगी, जिसको हम कहते हैं गीला होना। गीला होना मतलब पानी के मॉलिक्यूल उस बॉडी से चिपक गए। तो अब बॉल पानी पे फिसलेगी या पानी पानी पे फिसलेगा? पानी पानी पे। क्यों? बॉल में जो लिक्विड चिपक गया वो बॉल को गीला कर दिया, वो रुक गया बॉल के साथ, यानी वो बॉल के साथ चलेगा और फिसलेगा क्या? पानी पानी पे फिसलेगा। नहीं, तो अब यार क्या पूरा उस लेयर के अलावा सारा पानी ऊपर वाला एक जैसी स्पीड से चलेगा? तो ऐसा भी नहीं है। केवल चिपकी हुई लेयर और ऊपर वाले लिक्विड में ही फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बल्कि हम लिक्विड को पतली पतली बहुत सारी लेयर्स में तोड़ेंगे। सबसे पहली लेयर जो सरफेस से चिपकी है, उसके अलावा भी बहुत सारी लेयर्स। थोड़ा मैंने जूम किया है, फ्लो करने वाले लिक्विड को कुछ ज्यादा ही बड़ी लेयर्स में तोड़ दिया है। तो देखा जाए मॉलिक्यूल लेवल पे इतने सारे मॉलिक्यूल की विड्थ पे एक लेयर मैंने कंसीडर करी है। ये फिर भी बहुत कम चौड़ी दिखाई है मैंने, और चौड़ी दिखा सकते हैं। तो ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, इनमें चलने की वजह कहीं ना कहीं होगी। चलने की वजह वो इस तरफ और उस तरफ के प्रेशर डिफरेंस से तय होता है। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। लिक्विड क्यों चलता है भाई? दो रीजन में, अगर एक रीजन का प्रेशर ज्यादा है, दूसरे रीजन कम है, वजह कोई भी हो सकता है इसके ऊपर लिक्विड ज्यादा लदा हो, इस वजह से प्रेशर ज्यादा है। हो सकता है वहां से लिक्विड आ रहा है, निकलने की जगह नहीं है, तब तो लिक्विड को चलना ही है ना। ये वजह हो सकती है। तो कुल मिला के चलने की वजह कुछ ना कुछ होगी, उसमें विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं है। लेकिन वो तेज क्यों नहीं चल पा रहा है, धीमे क्यों हो रहा है, हर लेयर एक जैसी स्पीड से क्यों नहीं चल रही है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? विस्कोसिटी जिम्मेदार है। इसका चलता हुआ डायग्राम कभी मैंने बनाया था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। चलता हुआ दिख रहा है ना भाई? सबसे तेज कौन सा चल रहा है? सबसे तेज ऊपर वाला, उससे धीमा ये, फिर उससे धीमा ये, उससे धीमा ये, उससे धीमा ये सबसे धीमा। और एक जमीन में लेयर होगी, मैंने दिखाई नहीं, वो रुकी होगी, वो रुकी होगी। यानी सारी लेयर्स एक दूसरे पे फिसल रही हैं। तो अभी मुझे बताओ, ये सारी लेयर्स अगर अगर ये सारी लेयर्स ऊपर जा रही हैं, सॉरी राइट जा रही हैं, तो इन लेयर्स पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? लेफ्ट लग रहा होगा। नहीं, ये लेयर्स अगर आगे जा रही हैं तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? लेफ्ट लग रहा होगा। इसको नीचे वाली लेयर पीछे दे रही होगी। क्यों? नीचे से ये तेज है, जो जल्दी में होता है फ्रिक्शन उसको अपोजिट में लगता है। नीचे के मुकाबले ऊपर वाला तेज है, तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा फ्रिक्शन इसको लग रहा होगा। इसको मैं स्टैटिक नहीं काइनेटिक कह रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि यहां फिसलन हो ही रही है। इसके मुकाबले ये तेज है, इसके मुकाबले ये तेज है, तो इसको फ्रिक्शन कहां मिल रहा होगा? पीछे। और इसको नीचे वाले को आगे। फ्रिक्शन कभी अकेला नहीं लगता, हमेशा किसमें लगता है? पेयर में लगता है। तो फ्रिक्शन जैसा फोर्स, फ्रिक्शन ना कहें, लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन जैसा फोर्स लग रहा है, तो जो जल्दी में है उसको पीछे और जो थोड़ा स्लो है उसको आगे। तो बता दे ऊपर वाला जल्दी में क्यों है? यार ऊपर वाला जल्दी क्यों है, नीचे वाला जल्दी क्यों नहीं है? अगर जमीन में फ्लो चल रहा है तो सबसे फ्री सरफेस ऊपर वाली है। नीचे कोई भी चलेगा ना, तो ऊपर वाले को तो मोशन मिलना ही मिलना है। नहीं, अब फ्लो करने की वजह है तो सब चलेंगे यार, सबको वजह मिल रही है। लेकिन ऊपर वाले को नीचे वाले का सबका मोशन मिल रहा है, तो उसके पास एक एडवांटेज है कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी टॉप लेयर सबसे तेज चलेगी, उससे नीचे वाली उससे थोड़ा धीमे, उससे नीचे वाली उससे थोड़ा धीमे। इस तरीके से हम अब लेयर का रियल मोशन महसूस करेंगे। यानी अब तक हम क्या सोचते थे कि लिक्विड चल रहा है तो हर लेयर एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है, और अब क्या सोचेंगे?
कि सारी लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी चल रही हैं। ठीक है, समझने के लिए यार मैं एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं। यहां मैंने यार एक कागज की नाव बनाई है। ये कागज की नाव सबने बनाई होगी बचपन में, और जमीन में पानी फैलाया होगा। कागज की नाव चलाने के लिए अब कहां से नाला नाली ढूंढोगे, जमीन में हम लोग पानी फैला लेते हैं और उसी में कागज की नाव चला के बच्चों को दिखा देते हैं। मेरे ताजे ताजे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये कागज की नाव, ये पानी की पतली सी लेयर में, तुम कहोगे तो काफी चौड़ी लेयर है, मैं जूम करके दिखा रहा हूं ना यार। पानी जमीन में फैला है तो वो पतली लेयर पे ही ये रूल ढंग से काम करेंगे, मोटी लेयर पे ये रूल काम ही नहीं करते हैं। फिर से यही बात है कि हम थोड़ा सा रियलिटी पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत रियल बात अब भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत पतली सी लेयर है और कागज की नाव हमने ऊपर चलाई, तो चलाने की वजह डायरेक्टली किसके पास है, मतलब किसके पास चलने की डायरेक्ट वजह है, ऊपर वाली लेयर। तो देखा जाए अगर हम ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं तो ऊपर वाले को फ्रिक्शन नाव ने, बल्कि नाव नहीं कहना चाहिए, नाव से चिपके हुए लिक्विड लेयर, नाव कुछ गीला करने वाली जो एक मॉलिक्यूल की लेयर होगी वो नाव से चिपक गई होगी, वो लेयर नीचे वाली लेयर को फ्रिक्शन कहां देगी, आगे, क्योंकि मैं नाव को चला रहा हूं तो उसके साथ चिपका हुआ लिक्विड चलेगा, वो फ्रिक्शन इसको कहां देगा, आगे। जब ये चलेगा तो इसको फ्रिक्शन कहां मिलेगा, खुद को पीछे, और ये नीचे वाले को कहां देगा, आगे। फिर ये चलेगा तो ये कहां देगा, आगे, खुद को कहां मिलेगा, पीछे। यानी यार पेयर में फ्रिक्शन लगता जाएगा, सबको फ्रिक्शन लगेगा। अगर मैंने चलने की वजह ऊपर से क्रिएट करी तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं, ताकि तुम लेयर लेवल पे चीजों को महसूस करो। सोचो ये लिक्विड से चिपका हुआ लिक्विड है, ये कितने से चल रहा है, V से। ये एक लेयर है जो उसके नीचे है, तो इसको फ्रिक्शन कहां मिल रहा है, नहीं नहीं, हाँ हाँ ऑब्वियसली चल रहा है ना यार, ये लेयर चल रही तो इसको फ्रिक्शन कहां मिल रहा है, आगे। उसके नीचे वाली इसको खुद को कहां दे रही होगी, पीछे। नीचे वाले को कहां मिल रहा होगा, आगे। ये लेयर पूरी चलेगी आगे, तो नीचे वाला उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां देगा। यानी हर लेयर में, जैसे नहीं एक ब्लॉक ओवर ब्लॉक बनाते थे कि ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा तो उसको खुद को पीछे मिलेगा और नीचे वाले को, या नीचे वाले को चलाओगे तो उसको खुद को पीछे मिलेगा और ऊपर वाले को कहां मिलेगा, याद है यार, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, बिल्कुल वही चल रहा है यहां पे। अभी मैं कह रहा हूं यार कि इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूं, अपने दायरे में यार इतना ही डिस्कशन है, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको चला रहा हूं, तो क्या इस लेयर को मिला हुआ आगे फोर्स और इसकी वजह से मिला हुआ पीछे फोर्स, इस लेयर को मिला हुआ आगे फोर्स और इसकी वजह से मिला हुआ पीछे फोर्स, आगे पीछे, क्या ये सारे फोर्स में आगे वाला ज्यादा होगा या पीछे वाला, या दोनों बराबर, हाँ सारे बराबर होंगे, क्योंकि मैं इसको कैसे चला रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो हर लेयर कैसे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो सारे नेट फोर्स क्या होंगे, जीरो। अपने दायरे में अभी यही डिस्कशन है, यानी हर लेयर में फोर्स जनरेट हुआ है और सब में बराबर फोर्स जनरेट हुआ है। बात क्लियर है भाई। तो बात आती है यार ये फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कितने लिक्विड दायरे को चला दिया है। यानी जब हम कागज की नाव चला रहे हैं तो क्या पूरी नदी की नदी चल पड़ेगी, नहीं, उसके इन्फ्लुएंस में थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल का दायरा होगा, उतना एरिया चलेगा। या हम आमतौर पे मान लेते हैं कि जितना नाव का एरिया है बस उतने ही, मतलब ये रफ है, थोड़ा सा तो दायरा बाहर का होता है, जितना नाव का एरिया बस उतना लिक्विड लेयर आगे बढ़ेगा, और उसी वजह से विस्कस फोर्स लगेगा। तो यार विस्कस फोर्स का लेना देना किन चीजों से होना चाहिए, बहुत ऑब्वियस थॉट जो मन में फील आ रहा है, हाँ ऑब्वियसली यार एरिया डिपेंडेंट होना चाहिए। ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, कम मॉलिक्यूल के साथ होगा तो। दूसरी बात यार यहां पर फ्रिक्शन से थोड़ा अलग बात है, लिक्विड लेयर्स को धीमे चलाने का प्रयास करोगे तो फ्लूइड कम फोर्स लगाता है, ज्यादा तेज चलाने की कोशिश करोगे तो फ्लूइड ज्यादा फोर्स। अब जब मैं फ्लूइड कह रहा हूं तो इसका मतलब ये कुछ हद तक एयर के लिए भी वैलिड है। एक बड़े ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या पता है हवा उसको खिलाफ फोर्स देती है कि नहीं, उसका बिहेवियर भी वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। अगर हम धीमे चल रहे हैं तो हवा कम लगती है, अपोजिंग फोर्स कम लगाती है। सोचा यार एकदम एरो
प्लेन से, एरोप्लेन छोड़ो यार, वो हेलीकॉप्टर से कोई टपकाया गया है तो क्या शुरू में तो कम फोर्स लगेगा लेकिन नीचे आते आते बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा हवा का फोर्स बढ़ता जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अपने आप पे ना इमेजिन करें। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हर फ्लूइड के अंदर एक खास बात है कि ऑब्जेक्ट जितना तेज होगा विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, यानी एफ का लेना देना और किससे होना चाहिए, वी से। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने यार ये v से लेना देना होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लेयर्स चल रही हैं तो एक टर्म और डिफाइंड होता है कि इस लेयर और इस लेयर के बीच में रिलेटिव ग्रेडियंट कितना है। देखो टॉप वेलोसिटी बढ़ेगी तो हर लेयर के बीच में रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ये ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी क्या है भी मैं बता दूं। सोचो यार 2 सेंटीमीटर के गैप में ऊपर और नीचे की वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का अंतर है, लेकिन एक और लिक्विड है जहां कागज की नाव हमने तेज चलाई है, 2 ही सेंटीमीटर की लेयर में वेलोसिटी का अंतर 10 मीटर पर सेकंड का है। नहीं, तो ग्रेडियंट से मतलब है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना वेलोसिटी डिफरेंस लेयर्स के बीच में आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस तो ज्यादा अंतर। और क्या बता रहे, वेलोसिटी ऊपर से नीचे तक लगातार बदलती हुई होगी, इसलिए हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि हम ग्रेडियंट जैसी बात करें कि हर लेयर में पर यूनिट डेप्थ आने पर कितना वेलोसिटी बदलाव हो जाता है। ज्यादा बदलाव होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, है ना। बहुत गहराई की बातें डिस्कस करने के लिए, बहुत ज्यादा डेप्थ की बातें डिस्कस करने के लिए ग्रेडियंट शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि यार कागज की नाव अगर बहुत बड़े तालाब पे चलाओगे तो बहुत हल्की हाइट तक ही उसका इंफ्लुएंस रहेगा, वो ग्रेडियंट थोड़ी ऊंचाई तक काम करेगा। तो एक टर्म यहां डिफाइन किया गया है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट? कि कुछ डेल्टा जेड की गहराई में, डेल्टा जेड की गहराई में इधर की वेलोसिटी और इधर की वेलोसिटी में कितना अंतर है। अगर यहां की वेलोसिटी v2 है, यहां की वेलोसिटी v1 है, तो डेल्टा v का मतलब क्या है, v2 माइनस v1, ये डेल्टा v का मतलब है। और z का मतलब क्या है, कितनी गहराई पर ये अंतर आया है ना। तो मैंने कहा जैसे 2 सेंटीमीटर पे 2 मीटर पर सेकंड का अंतर है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया, वो हो गया 1 मीटर पर सेकंड पर सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ। यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं यार 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पे 10 मीटर पर सेकंड का अंतर है, तो मैं क्या कहूंगा, पर सेंटीमीटर की डेप्थ पे 5 मीटर पर सेकंड का अंतर है पर सेंटीमीटर। क्या समझ गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट डेप्थ। तो यार एक बॉल होती तो हम v के प्रोपोर्शन लिखते, अगर यहाँ लेयर्स हैं तो यहाँ पे हम v की जगह क्या लिख देते हैं, dv बाई dz। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट से लेना देना होना चाहिए। और फ्लूइड की अपनी मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज को कवर करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया है, क्या, ईटा, है ना। उसकी बहुत डिटेल में जाए बिना हम सीधे सीधे बात करते हैं, मॉलिक्यूल का अपना नेचर है कि वो लेयर्स के बीच में कम फोर्स लगाते हैं या ज्यादा फोर्स लगाते हैं। उन सब बातों को कवर करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया है, ईटा। तो इक्वालिटी लाने के लिए F बराबर हो जाएगा a dv बाई dz इंटू ईटा। dv बाई dz क्लियर है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ए क्लियर है, एरिया ऑफ द सरफेस जिसमें मोशन आया है। ईटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये मटेरियल के अपना नेचर है, जैसे यार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था, वो ब्लॉक और सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता था, उसी तरह का टर्म है ये। अलग लिक्विड का अलग बिहेवियर होगा, अलग टेम्परेचर पे अलग बिहेवियर होगा, ये सब उन बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है, रियल लिक्विड को कई लेयर्स में तोड़ा जा सकता है, और जब ये लेयर चलती हैं तो उनमें एक अपोजिंग फोर्स लगता है फ्रिक्शन जैसा, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, और इस प्रक्रिया का नाम क्या है, विस्कोसिटी। डन, ये सारी बातें क्लियर हैं। तो अब यार यहां पर विस्कोसिटी के बाद एक टर्म मुझे और बताना है। तुम लोगों ने यार अभी इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा है, एक नाम आता है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस, देखो यार जब बहुत बड़े एरिया में मोशन लेयर्स के बीच में हो रहा है, पूरी नदी की नदी चल रही है, तो क्या हम पूरी नदी के सारे लिक्विड की पूरी एक लेयर सोचे कितने एरिया की है, तो कितने एरिया की है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट एरिया की, तो पूरे एरिया पे फोर्स की बातें करना हमारे लिए मीनिंगलेस बातें हो जाएंगी। हाँ ये तो हम कह सकते हैं कि एक बोर्ड चल रही v की वेलोसिटी से, तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, नहीं, लेकिन इतने बड़े एरिया पे डिस्कशन संभव नहीं है, तो हम वहां डिस्कशन करते हैं कि यूनिट एरिया में कितना विस्कस फोर्स लग रहा है। तो ये था फोर्स, उसके लिए एरिया चाहिए,
और अब मैं कह रहा हूं शेयरिंग स्ट्रेस, तो उसके लिए एरिया नहीं चाहिए, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स कौन सा? टेंजेंशियल वाला। तो जब भी टेंजेंशियल फोर्स और उसके अलोंग वाला एरिया होता है इन्वॉल्व, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। शेयरिंग स्ट्रेस आगे चल के जाओगे तुम पढ़ोगे कि एक बड़े ब्लॉक को टेंजेंशियली डिफॉर्म करने के लिए ये फोर्स है, और टेंजेंट के लॉन्ग वाला एरिया लेते हैं तो उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहां भी वैसे ही माहौल है कि नहीं यार, लेयर में टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स लग रहा है और उसी टेंजेंट के लॉन्ग वाले सरफेस एरिया को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यार इसी फॉर्मूले में अगर कोई बोले कि यार एफ बाई ए क्या होगा, तो क्या बन जाएगा एफ बाई ए? ईटा डीबी बाई डीजेड। एक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाए। इसकी यूनिट न्यूटन है तो इसकी यूनिट क्या होगी? पर मीटर स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले क्लियर है। शेयरिंग स्ट्रेस और ऐड कर ले। नोट कर लिया भाई? ईटा फिक्स है, एरिया फिक्स है, डीवी बाई डीजेड जितना मुझे लाना था वो फिक्स है अगर, तो ये फोर्स भी कैसा हो जाएगा? फिक्स। और जब जब फोर्स ऐसा कुछ आता है तो दिमाग में लोगों के खुराफात आती है। खुराफात मतलब मैकेनिक्स को जोड़ के बनाने वाले क्वेश्चन। देखो यार, एक कागज की नाव यहां रखी है जो v नॉट वेलोसिटी के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इसका एक्सेलेरेशन क्या है? यहां से एक धागा बांध के एम मास का ब्लॉक लटकाया है, उसका एक्सेलेरेशन क्या है? अब सीधी सी बात है, जितने से बोट चल रही होगी उतने से ये, अरे ब्लॉक आया है तभी तो बोट चली है। और अगर मैंने कहा ये v नॉट से चल रही तो ब्लॉक भी किससे चल रहा है? v नॉट से। इसका एक्सेलेरेशन भी क्या है? 0। तो अब बता, इसकी अब bd से हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? नीचे लगने वाला mg ऊपर t, तो t बराबर क्या? फर्स्ट लॉ। यहां क्या लिख सकते हैं? t आगे, और जो इससे चिपका हुआ लिक्विड है उसको क्या लगेगा? विस्कस फोर्स कितना? ईटा ए, ओके, dv बाई dz ही लिखते हैं, बट पतली लेयर हो तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज मतलब टॉप वेलोसिटी, बॉटम वेलोसिटी 0 है, और डिवाइड बाय डेप्थ। तो क्या बता, ये किसके बराबर हो गया? t के, और t किसके बराबर होगा? mg के। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बताओ, इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं कि नहीं? तो अब इनमें से कोई एक अननोन पूछ लिया जाएगा। क्या mg बराबर हो गया ईटा ए वी नॉट बाई डेप्थ? इनमें से कोई भी m अननोन हो, वी नॉट अननोन हो, डेप्थ अननोन हो, निकल आएगा कि नहीं? ये सिंपल लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन से चीजों को जोड़ दिया गया है। क्या जनता समझ पा रही है? देखो जरा, एक और एग्जांपल दिया है मैंने। इस बार क्वेश्चन में कहा गया ये एम मास हमने जरूरत से ज्यादा रखा है। जरूरत से ज्यादा मतलब कि पिछला वाला कांस्टेंट वेलोसिटी चला रहा था, अब क्या आएगा? एक्सेलेरेशन। तो बता इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? इसका मास m1 है और बोर्ड का मास m2 है। हाँ यार, इसकी आएगी m1g माइनस टी इक्वल टू ma, और इसका आएगा t माइनस फ्रिक्शन बराबर m2a। ओके, बोर्ड का मास में निगलेक्ट कर दूं या मान लूं? चलो, इसका बनेगा m1g माइनस टी बराबर m1a। अरे याद है यार, सीधे सीधे हम अलग अलग ब्लॉक की इक्वेशन। टॉप का क्या बनेगा? इसका t माइनस ईटा ए वी नॉट बाई जेड इक्वल टू क्या? m2a। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करके क्या हम एक्सेलेरेशन का आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं? बात समझ गया यार? खैर, मैंने यहां पे दोनों मास कंसीडर नहीं किए हैं। सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आ जाएगा m1g माइनस ईटा ए वी नॉट बाई जेड m1 प्लस m2 इंटू ए। तो क्या ए का आंसर तक तो निकाल ही सकते हो। इसके बाद की कहानी बहुत गंदी है, तो अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। कम से कम एक्सेलेरेशन बात तो सबको समझ में आ ही रही है। आगे क्या हो सकता है? क्या एक्सेलेरेशन v का फंक्शन है? तुम्हें याद है हम लोग काइनेमेटिक्स में कोई एक फंक्शन जाने तो बाकी के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, बट इसमें नहीं पूछा जाएगा, बहुत गंदा फंक्शन आता है। क्या इतनी बात जनता समझ पा रही है यार? लॉज ऑफ मोशन से इसको कनेक्ट किया गया है और कुछ नहीं। नोट करते जाएं, स्मॉल मिलाते जाएं। एक न्यूमेरिकल दिया होगा कहीं पर, कहां दिया है? ऊपर दिया है। चलो एक न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को।
ये वाला है, देयर इज अ 1 mm थिक, यही है ना। इसका आंसर जनता निकालेगी। कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा है यार, किसी को नोटिस किया है? हाँ, वॉलपेपर पहले था, इस बार ये पीवीसी पैनलिंग। यस, तुमको काफी कुछ पता है। मैंने पेपर का प्राइस पता किया था आर्किटेक्ट से, बगल में है, पड़ोस का है, तो मैंने कहा कुछ सस्ता बनेगा, तो उसने बोला 50 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा। फिर पीवीसी का पता किया, उसने कहा 50 रुपये स्क्वायर फीट। ये 25 साल चलता है, वो 3 साल चलता है, फैसला सामने है। टेक्नोलॉजी चीजों को बदल देती है। वॉल पेपर कौन लगवाता होगा, शायद ही कोई लगवाता होगा। हाँ भाई, यूनिट्स का ध्यान रखना है। देखो यूनिट कन्वर्जन के फॉर्मूले लिखे हैं यार, सीजीएस एमकेएस में। यहां पे आंसर किस में निकालना चाहेंगे? फोर्स सीजीएस में निकाल लो, सब तो सीजीएस में यार, इस टॉपिक में ज्यादातर बातें सीजीएस में ही चल रही हैं। फोर्स का आंसर निकालना है, सीजीएस में निकाल देते हैं। ईटा ए वी बाई जेड, डीवी बाई डीजेड होता है, बट पतली लेयर के लिए हम डीवी बाई जेड लगा देते हैं। ईटा कितना दिया है भाई? 1, ओके, केजी होता है 1000, मीटर होता है 100, तो ये बन जाएगा कितना? 10 पॉइज। ईटा का सीजीएस यूनिट में हम 10 लिखेंगे ईटा को। एरिया कितना दिया है? 100, वी बाई जेड, टॉप वेलोसिटी 7 है और गहराई 0.1 है। यार 1 mm दिया भाई, उसको कितना आ रहा है सॉल्व करके? 0.7 सीजीएस में 70 आएगा, एमकेएस में तो 0.7 आया, तो 20 आएगा सीजीएस में। 10 का तो डिफरेंस है, 10 की पावर 5 का अंतर होता है। तुम लोग ये क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हो? ये 7 इंटू 10 की पावर 4 आ रहा है, कंफर्म करे भाई लोग। डाइन सीजीएस में, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 0.7 न्यूटन। हाँ भाई, कितने लोग आ गया यार? एक और कर लो यार। क्या पूछा गया सर, इतना बड़ा तो क्वेश्चन? सोचो अपने आप। अरे यार, तो कोई पढ़ के बताएगा क्या इतना बड़ा क्वेश्चन? अक्सर नीट में यार बड़े क्वेश्चन के सोल्यूशन बड़े छोटे होते हैं। हाँ, कि नीट के पेपर में बगल को तुम बैठाते हो किसी को पढ़ने के लिए? डिसेबिलिटी वाला अच्छा, हियरिंग डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी मानते हैं? हियरिंग को मैं कह रहा सर, नहीं मेरा पैर टेढ़ा मेढ़ा होता है 200-300 में मिल जाता है, तो मैं सिर्फ मशीन बात करती तो ये सब तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा। इसको डिसेबिलिटी बताओ यार, सब लोग, सब लोग बताओ मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी। चेक होता है सर, चेक करते हैं। जिसका होता है उसको लिया जाता है। मेरा दोस्त गया था, बता रहा हूँ, हाथ पैर पूछा कटवा के थोड़ी आप उसमें पीडब्ल्यूडी में आ जाओगे। नहीं, हियरिंग डिसेबिलिटी है, कैसे पता करेंगे वो? सर्टिफिकेट तो कोई भी बना देगा यार। कोई जाओ किसी सस्ते डॉक्टर के पास। मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी को आइडिया हो, किसी ने ट्राई किया हो कभी। लार्ज वुडन प्लेट ऑफ एरिया, उसके सामने जाके हर बात पे
थोड़ा तेज बोलने को बोलना उससे, सुनाई नहीं दिया ये सब बोलना उससे। थकार के साइन कर ही देगा। हाँ भाई, आया किसी का? तो यार 1 मीटर गहरी नदी है, 1 मीटर, टॉप लेयर कितने से जा रही है? 2 मीटर पर सेकेंड से, बॉटम लेयर 0 वेलोसिटी से है, तो dv बाई dz क्या हो गया? 2 डिवाइड बाई 1, dv बाई dz की जरूरत पड़ेगी। हमें क्या लाना है? फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स। एक प्लेट को खिसका रहे हैं तो प्लेट अपने इन्फ्लुएंस में चिपकी हुई लेयर को चला रहा होगा, लेयर लेयर पे फिसल रही होगी, तो उसी लेयर पे लगने वाला फोर्स बताना है। देखें यार, F बराबर ईटा ए 2/1, ईटा दिया है कितना? सीजीएस में दिया भाई ईटा 10 की पावर -2 पॉइस दिया है, तो एमकेएस में ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, 10 से और डिवाइड हो जाएगा। एरिया कितना दिया है? 10 स्टैंडर्ड यूनिट में है, इंटू 2, तो 0.02 न्यूटन। कंफर्म करें यार। चलो ठीक है। इसमें स्ट्रेस पूछा है, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस जल्दी से यार वैल्यू डाल के रख दो, सॉल्व करो चाहे ना करो। शेयरिंग स्ट्रेस पूछा है। 10⁻³ जल्दी से आपने पूछा था ना सर। हाँ यही है। अरे F बाई ए का आंसर बताना है। ईटा dv बाई dz, तो ईटा दिया है 10 की पावर -2, dv बाई dz, तो वेलोसिटी यार देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ये इंटू 5/18 करोगे तो वो 5 आ जाएगा। एरिया छोड़ के रख दो। और गहराई कितनी है? 5। ये क्या है? ओके, ये पॉइज में दिया है तो -3 करना पड़ेगा। डन। तो यार ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो तुम्हें कम से कम इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर हमने किसी चीज के न्यूमेरिकल कभी नहीं किए ना, तो जो गलती तुम यहां अभी कर रहे थे वो गलती वहां होगी। जैसे मैंने अभी ईटा की वैल्यू गलत रखी, तो मैं अगर पेपर दूंगा तो मेरे से गलती होगी। ये अपनी आदत में लाना है। मेरी छूट भी जाएगी तो तुम लोग बता दोगे, तुम्हारी आदत छूटी तो कौन बताएगा। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में गिरता है, उस पे लगने वाला फोर्स क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया, फोर्स का लेना देना वेलोसिटी से होना चाहिए। अब इस बार यार ऑब्जेक्ट गिरेगा तो हमें यार dv बाई dz निकालने का मौका नहीं होगा। आमतौर पे हमें किसकी वेलोसिटी पता होगी? ऑब्जेक्ट की। ज्यादा तेज ऑब्जेक्ट तो ज्यादा फोर्स, कम तेज ऑब्जेक्ट तो, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट से चिपके हुए लिक्विड पे लगने वाला फोर्स होता है, जो इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट पे ही महसूस होगा। सीधी सी बात है, जो लेयर उस पे चिपक गई तो वो तो ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन गई। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। तो साइज में इस बार एरिया नहीं रेडियस है। इनको बोल दो लगा दें, ये अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं, बस हमको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा? तो यार अभी अभी हम लोगों ने लेयर्स के लिए ईंटा डिफाइन किया था, वही वाला ईंटा, वो लिक्विड की पहचान है। जो वाला ईंटा लेयर के लिए डिफाइन किया था वही वाला ईंटा उस पे डिपेंड करेगा। इक्वालिटी लाने के लिए कांस्टेंट आएगा 6 पाई। ये फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है, 6 पाई ईटा आरबी। स्टोक साइंटिस्ट ने इस पे सारा काम किया होगा। ये फॉर्मूला किसके लिए काम करेगा? तो रेडियस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही डिफाइंड है। तो कोई ये ना सोचे सर सर्कुलर डिस्क के लिए काम करेगा, बिल्कुल नहीं। ये किसके लिए डिपेंड, ये फॉर्मूला किसके लिए काम करेगा? वैलिड फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट
अंदर से खोखला हो या सॉलिड हो, किसके लिए काम करेगा? दोनों के लिए। लिक्विड को क्या पता कि वो अंदर से खोखला है, या लिक्विड के ऊपर जो लेयर चिपकी है उस पे लगने वाले फोर्स की बात है। तो ये अंडरस्टूड है, इसमें अंदर की चीजों से कोई लेन देना नहीं है। ये तो कुछ ऑब्वियस बातें यार, जिसपे कोई बातें शायद ही नहीं करता, लेकिन तुम्हें खुद से समझ में आना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, सबके लिए काम करेगा। ठीक है। एक बॉल को अगर हम रेस्ट से गिराएं या बहुत तेज स्पीड से गिराएं, आखिरकार रेस्ट वाला धीरे धीरे एक स्पीड अचीव कर लेता है, आखिरकार एक स्पीड अचीव कर लेता है। रेस्ट से गिराया है तो बढ़ के कोई स्पीड अचीव करेगा, बहुत तेज स्पीड से गिराया है तो वो अपनी स्पीड धीरे धीरे घटा के उसी स्पीड पे आ जाएगा। और अगर उसी स्पीड से फेंका है तो क्या, जब वही पाना चाहता है, उसका अल्टीमेट लक्ष्य ही लाइफ में वही है और वही मिला हुआ है, तब क्या होगा? वैसे ही चलता रहेगा। ये गरीबों की कहानी है, ये अमीरों की कहानी है, ये मिडिल क्लास की कहानी। यस, गरीब को अल्टीमेटली ये अचीव करना है, उसके बाद वो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, फिर सोचता है यार इतना मिल गया, रहने दो, मेहनत नहीं करता, उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। और अमीर अपनी स्किल के मुताबिक अचीव कर लेगा यार, वो स्किल के मुताबिक भी यही अचीव करेगा। यानी ज्यादा धन संचय करने की जरूरत नहीं होती। माँ बाप फालतू परेशान रहते हैं यार, इतना कर लो यार कि उनकी लाइफ ठीक निकल जाए और 20 साल बच्चे का अच्छे से निकल जाए, उसके बाद अपना देखेगा। ठीक, 20 के चलो 25 कर लेते हैं कैरियर बनने तक, डन। तो अल्टीमेटली वही अचीव करना है, और जो अचीव करना है उसी को नाम क्या दिया गया है? टर्मिनल वेलोसिटी। बात क्लियर है? गिवन बॉल के लिए टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, बताया जरा। क्या बताया? जैसे ही हमने इसको नीचे फेंका, किसी जनरल डायग्राम के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस में इसका डिस्कशन कर रहा हूं, इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं? mg है और ओके, ऊपर एफ अप है, बिल्कुल एफ अप लग रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना। मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूं कि mg एफ अप से हर केस में ज्यादा है, तभी का डिस्कशन चल रहा है, वरना तो एक डिस्कशन ये भी हो सकता है कि नीचे जाके ऊपर भी आ जाएगा। ये हम वो डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें mg एफ अप से ज्यादा है। ठीक है, और क्या लगेगा ऊपर? एफ विस्कस लगेगा। एफ विस्कस क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। तो अब जरा देखें जरा, mg के खिलाफ एक फोर्स है जो v डिपेंडेंट है, और अभी वो बहुत कम है, अभी वो बहुत कम है। क्यों? अभी तो शुरुआत हुई है, कम है, तो इसका मतलब नीचे वाला ऊपर वालों से अभी ज्यादा है। अगर नीचे वाला ऊपर से ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन कहां आएगा? नीचे आएगा। एक्सेलेरेशन इस बात की गारंटी देता है कि v बढ़ेगा। ये पेड डिस्टरबेंस है तो इससे तुम्हें कंसंट्रेट करना है अपने आप को, ताकि एग्जाम में ऐसे हादसे हो तो तुम लोग सरवाइव कर जाओ। बात क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं, एक्सेलेरेशन नीचे है, तो देखा क्या ये एक्सेलेरेशन v बढ़ाने की गारंटी लेता है? v जो कि mg के खिलाफ है, तो यार mg के खिलाफ, यार mg के होने से v बढ़ रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं mg के होने से v बढ़ रहा है? भाई mg उनसे ज्यादा है, उसी के होने से v बढ़ रहा है, और वो उसी के खिलाफ बढ़ रहा है? नहीं, तो वो यार अपने प्रेजेंस को तो खत्म कर नहीं सकता, तो अपने खिलाफ बढ़ने वाले को बढ़ने देगा। कब तक बढ़ने देगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अल्टीमेटली क्यों भाई, इधर से शुरू करते, जोड़ तोड़ उधर हो जाता, इसलिए इधर से शुरू कर। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था,
कि mg के खिलाफ लगातार v बढ़ेगा, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा क्या कि पीछे वाला और नीचे वाला बराबर हो जाएंगे। तो एट फाइनली क्या होने वाला है कि नीचे वाला mg और ऊपर वाला एफ और ऊपर वाला क्या एफ विस्कस बराबर हो जाएगा। अब एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि एक वेलोसिटी पे जाके ऐसा हो चुका है, क्या हो चुका है कि नीचे वाला अकेला ऊपर वाले दोनों के बराबर हो गया है। तो क्या अब v बढ़ाने की वजह खत्म हो जाएगी, लेकिन जितना है उतना तो रहेगा, यानी ना अब ये बदलेगा, ये दोनों तो पहले से नहीं बदल रहे थे, इसने भी बदलना बंद कर दिया, तो क्या ये इक्विलिब्रियम के हालात अब आगे मेंटेन रहेंगे, और मेंटेन रहेंगे इसका मतलब इसका v फिक्स हो गया होगा, जो यहां वाला v होगा वही v फाइनल होगा, इसी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्या जनता समझ पा रही, क्या ये वेलोसिटी हम इस इक्वेशन को लिख के फर्स्ट लॉ लगा के निकाल सकते हैं। मैं निकालूं यार टर्मिनल वेलोसिटी, हाँ भाई mg को मैं वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहता हूं, जैसा फैशन चल रहा है। क्या लिखेंगे यार mg को, v इंटू रो। एफ को हम लिख सकते हैं v इंटू रो लिक्विड इंटू जी। यहां भी रो लिक्विड ही आएगा कि रो बॉल आएगा, सॉरी रो सॉलिड आएगा। यार ये बताओ ये क्या बात हुई, एफ तो ऊपर था ना भाई, एफ इधर आएगा। अच्छा एफ की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, एफ की जगह लिखने वाला हूं v बॉडी का इंटू रो लिक्विड इंटू जी। एम आई राइट? अरे एफ क्या पढ़ा है हम लोगों ने आर्किमिडीज में, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रो लिक्विड इंटू जी, और mg सॉलिड का है, हाँ बिल्कुल। अभी ठीक है यार, ये दोनों एक तरफ ये एक तरफ, हमें v निकालना था ये वाला, ठीक है। तो v टर्मिनल 6 पाई ईटा आर वी बराबर आएगा, क्या इसमें और इसमें v कॉमन है, v और g कॉमन है, क्या बनेगा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अरे ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो v की जगह क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, में से एक r जाएगा तो यहां क्या बचेगा आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ईटा का आंसर आएगा जरा चेक कर लेना ढंग से 2/9 आर स्क्वायर जी रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। ओके ये डिवाइड बाई ईटा, ये वी टर्मिनल का आंसर है। नोट कर लिया भाई लोग,
चॉकलेट वाला कलर है, तो एग्जाम की याद आती रहेगी तुम लोगों को, ये अचीव करना है तुम लोगों को। इस बार रूल बदलने वाले हैं। अच्छा सजेशन मुझे मिला था कि 150 से ऊपर आएंगे, ऐसा 150 से ऊपर आएंगे तो ही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, और मिलेगी एक ही लोगों को। तो फिर टॉपर और सेकंड टॉपर को मिलेगी। 150 ये मैंडेटरी है, उससे ऊपर आएंगे तभी मिलेगी। अब यार 130 ला के फिर चॉकलेट पाओ तो क्या तुम्हें खुशी होती है? नहीं होती है, तो अलग से ले लेना फिर जाते हुए। तो अभी मैं बात कर रहा था एक सॉलिड बॉल या एक बॉल है ना। वैसे मैं बता दूं, ये जो डिस्कशन मैंने किया है यहाँ पे देखो, वॉल्यूम इनटू रो सॉलिड किया है, इसका मतलब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब ना निकालना कि ये रूल सॉलिड के लिए काम करता है। हम यहाँ फिलहाल वो सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसीलिए मैंने रो सॉलिड लिखा है। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में गिर रहा है, उसके लिए फॉर्मूला है। सोचा यार, पानी की बूंद जब हवा में गिरती होगी तो वहां पानी की बूंद जो कि स्फेरिकल होती है वो बॉल की रोल में आ जाएगी, और उसको लगने वाला विस्कस फोर्स कौन लगाएगा? एयर लगाएगी। तो वहां भी ये फॉर्मूला काम करेगा एग्जैक्टली। उस केस में यार वी टर्मिनल का आंसर क्या लिखोगे यार? हाँ, इसी फॉर्मूले को मैं वाटर मैं कह सकता हूं रेन ड्रॉप इन एयर के लिए लिखना चाहता हूं। बताओ यार, रेन ड्रॉप इन एयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2/9 रो लिक्विड माइनस रो एयर बाई जी। क्या ये अंडरस्टूड है कि बॉल की जगह पे ईटा ईटा ईटा। और लिक्विड क्यों लिखे यार? और लिक्विड क्यों लिखे यार? सीधे वाटर ही लिखे। वैसे भी हमारे यहाँ पे यार पानी की बारिश होती है, दूसरे प्लेनेट में सुना है एसिड की बारिश होती है, तो यहाँ रो वाटर लिखते हैं। और यहाँ भी ईटा भी किसका? एयर का। ये ईटा किसका होगा? एयर का होगा भाई, ये वाटर का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर को अफेक्ट करने वाला अब कौन है? एयर है। डन, बात समझ में आ गई? यहां तक हटा दे। ये नोट कर लिया है? मुझे बताओ, अगले डायग्राम में जब हमने हाई स्पीड दिया होगा तब इसकी स्टोरी क्या होगी? ड्यूरिंग द प्रोसेस जब एफबीडी बनाएंगे तो नीचे क्या होगा? mg, ऊपर होगा एफ और उसके अलावा क्या होगा? 6 पाई ईटा आरवी। कौन ज्यादा होगा यार? ये क्योंकि बहुत हाई स्पीड से फेंका गया था ना, तो अभी ये ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो इसका एक्सेलेरेशन कहां आएगा? ऊपर आएगा। ये एक्सेलेरेशन v के खिलाफ है, इसका मतलब धीरे धीरे ये अपने आप को वीक करता जाएगा। और वीक कब तक करेगा? जब तक बदलाव संभव है। नहीं तो ये वीक होते होते कहीं ना कहीं नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो v में बदलाव होना बंद हो गया, तो ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा। तो इस समय के लिए अगर हम ये इक्वेशन करेंगे तो फिर से v का आंसर यही मैथ्स लगेगी तो यही आंसर आएगा। यानी क्या हाई स्पीड से फेंकोगे तो भी उसका फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है। और अगर v टर्मिनल से फेंक दोगे तब, अरे तब तो यार ये और ये बराबर है ही। v टर्मिनल उसी को बोल रहे हैं जिसमें ये और ये बराबर हो जाते, तो इसका मतलब शुरू से ही ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर रहेगा, वेलोसिटी बदलने की कोई वजह नहीं है, तो उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? टर्मिनल स्पीड का नाम टर्मिनल स्पीड इसीलिए है
क्योंकि चाहे तेज फेंको तो भी, धीमे फेंको तो भी, उसी स्पीड से फेंको तो भी उसी स्पीड पे आना है। क्या जनता समझ पा रही है? नोट कर लिया भाई लोग? रेनॉल्ड नंबर अब नहीं है यार सिलेबस में, एक बार कंफर्म करो यार, किसी के पास है व्हाट्सएप? रेनॉल्ड नंबर लिखा तो नहीं है, वैसे तो पिछले साल हटाया गया था। लिखा है इसमें क्या? पहले लिखा रहता था रेनॉल्ड नंबर, और ये पॉइजन्स इक्वेशन पहले भी नहीं कभी लिखा गया है और अभी भी कभी नहीं लिखा गया है। इस पे तुम्हें यार कभी ना कभी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं ये थोड़ा सा बता देता हूं। अगर रेनॉल्ड नंबर पहले लिखा जाता था, पीछे लैपटॉप रखा भाई, देख लेना ठीक, उसके स्क्रीन में अभी टच हो गया था। क्रिटिकल वेलोसिटी, हाँ कहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा है? ओके ठीक है, तो फिर रेनॉल्ड नंबर की थोड़ी सी बात करना पड़ेगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा है हम लोगों ने यार, एक नाम लिखा है स्टीडी फ्लो और दूसरा है उसके अपोजिट में टर्बुलेंट फ्लो। तो एक स्पीड ऐसी आती है जिसके बाद वो स्टीडी से नॉन स्टीडी होना शुरू हो जाता है, नहीं, और उसके बाद एक और स्पीड आती है जिसके बाद वो नॉन स्टीडी का मतलब टर्बुलेंट और स्टीडी के बीच के हालात है, और एक और वेलोसिटी आती है जब उससे भी ज्यादा स्पीड हो जाती है, तो फिर वो नॉन स्टीडी से क्या हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। तो दो चेक पॉइंट आएंगे, नॉन स्टीडी किस वेलोसिटी पे हुआ, फिर टर्बुलेंट किस वेलोसिटी पे हुआ। तो जहां नॉन स्टीडी होगा, नॉन स्टीडी होगा, वो एक वेलोसिटी है, वो हमें चेक करना पड़ेगी किस वेलोसिटी पे ऐसा होगा, उसी को नाम क्या दिया गया है? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी दिया है यहां पे, देखो यार क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, हालांकि रेनॉल्ड नंबर का भी यही है, वो आता है रेनॉल्ड नंबर ईटा अपॉन वी इंटू डी। डी क्या है? डी है डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। आर ई क्या है? रेनॉल्ड नंबर। आर ई क्या है? रेनॉल्ड नंबर। ईटा सबको पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो देखो यार, दो तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रेनॉल्ड नंबर निकाल के लाते हैं, जो भी स्पीड पानी की दी है वो रख के, जो भी स्पीड दी है पानी की वो रख दो, तो रेनॉल्ड नंबर निकल आएगा। और फिर चेक करो रेनॉल्ड नंबर ये है, ये है या ये है। अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम आया है तो मतलब क्या है? स्टीम लाइन स्टीडी फ्लो है। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा आया है तो वो फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट। यानी जो स्पीड आई है यहां रख दो और नंबर निकालो, एक तरीका ये होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया ऐसा है कि हम स्पीड बार बार निकालने के बजाय हम सीधे रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे, सीधे स्पीड ही निकाल लेते हैं कि 1000 पे कितना आता है, यानी यार 1000 रेनॉल्ड नंबर यहां डालो और स्पीड निकाल लो। हाँ अच्छा, यहां पे क्या आएगा? सॉरी वी का आंसर आएगा रो डी, रो डी आएगा, ठीक है, रो आएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहां पर हम रेनॉल्ड नंबर रख दें 1000 तो कुछ स्पीड आएगा, फिर 2000 रख दें तो कुछ और स्पीड आएगा। तो हमें क्या स्पीड की चेकिंग वैल्यू पता चल गई कि मान लिया
1000 रखने पे ये स्पीड आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, 2000 रखने पे आ रही है 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड से नीचे या रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू दी है ना कि स्टेडी कब होगा और टर्बुलेंट कब होगा। 2000 से ज्यादा पे टर्बुलेंट हो जाएगा, 1000 से कम पे स्टेडी होगा, 1000 से 2 के बीच का मामला रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, तुम रेनॉल्ड नंबर 1000 रख के वी का आंसर निकालो, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो उससे कम पे बोलो स्टेडी रहेगा। रेनॉल्ड नंबर वी कम है तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू भी कम ही होगी उसके लिए। और अगर 10 से 20 है तो नॉन स्टेडी कहेंगे, नॉन टर्बुलेंट कहेंगे, और 20 से ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंट। तो दो चेकिंग वैल्यू हैं, क्या बात क्लियर है। तो उन चेकिंग वैल्यू पे कभी बात हो सकती है। क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा है इसलिए ये पूरी बात सुनना जरूरी है। नोट कर लिया भाई। ये क्वेश्चन देखो जरा, नीचे क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, ये रेनॉल्ड नंबर यूनिट लेस होता है इसीलिए इसको नंबर बोलते हैं। ये यूनिट लेस आएगा, इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है इसीलिए उसको नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन देखे जरा, छह सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये दीवार से चिपका नहीं, इतनी सांस दिख रही है, क्या और चिपक सकता है ऐसे? थोड़ा और किनारे कर दो। रो पता है वाटर का कि नहीं? रो वाटर का 1 होता है सीजीएस में। अच्छा, तुम कोई भी यूनिट डालो रेनॉल्ड नंबर के आंसर में, कोई फर्क, तुम या तो पूरा सीजीएस में कर लो या तो पूरा एमकेएस में कर दो। जब रेनॉल्ड नंबर है उसकी यूनिट नहीं है तो आंसर लाने में हमें कोई यूनिट का एक फॉर्मेट ऑफ यूनिट रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है। चाहे एमकेएस में रखो आंसर बदलेगा थोड़ी यार। रेनॉल्ड नंबर का आंसर कितना आ रहा है, चलो मैं निकालता हूं। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है रो दैट इज 1, वी दैट इज 6, डी डायमीटर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, वो तो रेडियस दे रखा है भाई। ईटा कितना दे रखा है 10 की पावर -3, 10 की पावर -2। हाँ हाँ हाँ, तो ये कितना आ गया यार 1200 आ गया। ठीक है 1200 आ रहा है। मुझे लगता है ये 0.1 पॉइज रहा होगा वाटर का 0. चलो ठीक है 1200 आया है तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन स्टेडी नॉन टर्बुलेंट। ठीक है, और अगर 200 आ जाता या 120 आ जाता तो हम क्या कहते हैं, स्टेडी। ठीक है, जो दिया है हमें वो यूज करना है। इसके अलावा यार एक डिस्कशन और है जो पहले भी नहीं दिया जाता था, आज भी नहीं दिया जाता, लेकिन उस पर क्वेश्चन पता नहीं क्यों बन रहे हैं, है ना। एक आध बार एग्जाम में आए हैं लेकिन कंपटीशन वाले हमेशा देते हैं, आई मीन टेस्ट सीरीज वाले। और वो है ये फॉर्मूला, एक पाइप के अंदर अगर लिक्विड का फ्लो चल रहा है, यानी पाइप इसके आगे पीछे सब जगह है, लेकिन हमें इस पाइप के 2 पॉइंट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस मैग्नीट्यूड पता है।
इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस मैग्नीट्यूड पता है, इनके बीच का लेंथ पता है, और इसका अपना रेडियस कैपिटल आर पता है। ठीक है, ट्यूब का रेडियस कैपिटल आर है, और एक लेयर ऑफ लिक्विड जो पाइप से जितना दूर होगा, यानी अगर मैं कहता हूं यार पाइप से चिपका हुआ लिक्विड, तो ये एक लेयर है जो पाइप से चिपकी हुई है, सरफेस से चिपकी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ना के बराबर, निग्लिजिबल होगी। पाइप से चिपका हुआ बस उसको गीला कर रहा है, उसके नीचे और लेयर्स होंगी, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, अगली लेयर के अंदर और ज्यादा वेलोसिटी, अगली लेयर के अंदर और ज्यादा। क्या हर लेयर जो उसके अंदर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? और ये लेयर इस बार स्ट्रेट नहीं बल्कि कैसी हैं, ये सिलेंड्रिकल लेयर्स हैं। तुम क्या इमेजिन कर पा रहे हो यार, ये पूरी एक लेयर सर्किल में नजर आ रही, वो पीछे तक एक पाइप जैसे शेप की है, और वो एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, यानी एक पाइप दूसरे पाइप के ऊपर फिसल रहा है, लिक्विड का एक पाइप दूसरे पाइप के ऊपर फिसल रहा है। जैसे स्ट्रेट लेयर्स खिसकती, ऐसी पाइप लेयर एक दूसरे के ऊपर खिसक रही हैं। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी होना चाहिए जो सरफेस से सबसे ज्यादा दूर होगा। तो सरफेस से सबसे ज्यादा दूर कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर वाला। भाई सेंटर वाला सरफेस से सबसे ज्यादा दूर है किनारे जाते जाते, तो क्या किसी जनरल आर दूरी पे स्पीड क्या होगी, यहां वाले की स्पीड क्या होगी जनरल आर दूरी पे, ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या बताता है, जनरल आर दूरी पे। कोई बोले यार नहीं हम बिल्कुल किनारे निकालना चाहते हैं सरफेस पे, तो बताओ अगर हम एट सरफेस निकालना चाहते हैं तो स्मॉल आर की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल आर, तो वी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अरे देखो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो वी क्या आ जाएगा, जीरो। कोई पूछे नहीं एट सेंटर निकालना चाहते हैं तो क्या रखोगे, जीरो रखोगे, तो वी का आंसर आएगा प्रेशर डिफरेंस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? ये सेंटर पे वेलोसिटी है सबसे ज्यादा, ये सरफेस पे वेलोसिटी है जीरो, और ये जनरल फॉर्मूला है किसी आर रेडियस पे, है ना। आर क्या है, सेंटर से जनरल दूरी टुवर्ड्स द सरफेस। क्लियर है? अब इसी वेलोसिटी की मदद से एक और डिस्कशन किया जाता है, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, इसका भी फॉर्मूला अगले ही लाइन पे दिया गया है। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या दिया है, वॉल्यूम फ्लो रेट डेल्टा पी वहां भी है, यह कितना है 8 ईटा एल और आर की पावर 4। याद कैसे रहेगा यार, थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होती है लोगों को, तो मैं बता दूं, सॉरी, याद कैसे रहेगा। तो तुम्हें याद है यार वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो पूरे ट्यूब का एरिया तुम क्या लिखना चाहोगे, पाई आर स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या लिखना चाहोगे, तो वी स्क्वायर तुम सेंटर वाला लिखना चाहोगे या किनारे वाला या दोनों के बीच का। ये मैं याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये देखो यार ये कहां की वेलोसिटी है, सेंटर की, और तुम क्या सेंटर वाली रखना चाहोगे या जीरो रखना चाहोगे, बीच की। सेंटर वाली टू मच है और किनारे वाली टू लो है, तो हम बीच की वैल्यू लेंगे। बीच की वैल्यू लोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन 4 ईटा एल का आधा, और इसका आधा करोगे तो क्या ये टू यहां, ये इस पूरे का आधा करोगे
तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये मैं याद रखने की वजह बता रहा हूं, एक आंसर याद रखना है ये वाला। इससे क्या तुम सेंटर की वेलोसिटी निकालना जानते हो? और इतना तो सबको समझ आ रहा है, सेंटर की वेलोसिटी पूरी लेयर्स में थोड़ी है, सेंटर की वेलोसिटी केवल सेंटर पे है। तो हम क्या वेलोसिटी लें जो सबके लिए जस्टिफाइड होगी? सेंटर से कम, और कम में यार आधा सबसे गुड चॉइस है, तो आधी वेलोसिटी लो और पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो यही आंसर आ जाए कि नहीं? वॉल्यूम फ्लो रेट कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ गलत लिखेंगे तो हो ही जाएगा यार। यहाँ क्या था? अरे आर स्क्वायर था ना भाई। डन, विस्कोसिटी डन। तो सरफेस टेंशन मान के चलो कि अभी 1 घंटा और फिर आधा 1 घंटा और ज्यादा ज्यादा। हाँ अभी तो टाइम 1 घंटा है यार। आज टाइम भारी पड़ रहा होगा, विस्कोसिटी जैसा टॉपिक आया है तो भारी लग सकता है। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, यानी अगले ही लेक्चर में क्या शुरू हो जाएगा? ये सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर शुरू हो जाएगा परसों। तो मतलब अब हर महीने लगभग कितनी क्लास हम लोगों को मिलने वाली हैं? 15 मान लो भाई, 4 दिन क्लास। हाँ अब हमेशा ऑफ रहेगा, इसलिए कि भाई सबका एवरेज हफ्ते में 1 दिन गायब मैं देख ही रहा था। हाँ तो ठीक है, पहले मेहनत कर लिए तो आगे थोड़ा राहत रहेगी। तो मुझे ऐसे भी दिख ही रहा है कि जनवरी एंड तक हो जाएगा। जोड़ते हैं जरा हम लोग खुश होने के लिए। हाँ भाई, तो अगली क्लास में हीट एंड थर्मो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी अगली क्लास में हीट एंड टेम्परेचर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक क्लास, यानी इस हफ्ते में अभी 2 बची हैं कि 1 बची है? 1 बची है। टेम्परेचर शुरू होगा और ट्यूसडे को मंडे भी क्लास है। मंडे को हीट एंड टेम्परेचर शुरू हो जाएगा। फिर ट्यूसडे को मैं बता रहा हूँ, छोड़ने दो मुझे। इसके बाद केटीजी ट्यूसडे खत्म हो जाएगा। देन वर्क एंड प्रोसेस लॉ करके थर्सडे। हाँ इंटरनल जी भी है, तो थर्सडे सैटरडे से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले सब हो जाएगा। अगले मंडे थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। अगले मंडे बताओ क्या डेट होगी? इस मंडे नहीं, अगले मंडे। हाँ फिर हीट ट्रांसफर में हमको चाहिए 2 क्लास, यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हमारा मान के चलो 5 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। 5 दिसंबर से पहले, 5 जनवरी से पहले ये वाली किताब खत्म हो जाएगी। फिर एक किताब और बची, SHM इलास्टिसिटी फ्लूइड की एक किताब मिलेगी और वो जनवरी में खत्म हो जाएगी। भाई 3 लेक्चर SHM, 5 लेक्चर 6 लेक्चर साउंड एंड वेव 6-5 और 2 लेक्चर इलास्टिसिटी, डन। तो जनवरी में पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ बचा क्या उसके अलावा? अब जो लोग लेट आए थे उनके लिए मॉडर्न भी शुरू हो ही जाएगा। फिर अब तो क्या है कि वर्क बुक मिलेगी। पहले मॉडर्न पढ़ाया गया था आराम से, नए थे तुम लोग, दया आती थी देख के हालात, तो अपना धीमे धीमे चलता था, सब लिखा भी रहे, नोट करा रहे, बीच में सांस लेने का मौका दे रहे, आराम से तुम लोग उसी में नींद ले रहे हो, इतना टाइम दिया जाता था, है ना। अब ये नहीं कर सकते, अब तो सब जाग चुके ना भाई। हाँ बीच में, हाँ तो फिर उसके तो अब जो है कि बुक भी मिल रही है तो वैसे भी 1.5 गुना स्पीड आ गई है। उसके अलावा क्लासेस भी 3 की जगह 4 हो रही हैं, तो आराम से हो जाएगा यार फरवरी तक आराम से, एज ऑलवेज एज आई प्रॉमिस्ड विद ईच एंड एवरीवन व्हाइल टेकिंग द एडमिशन।
बोला था ना मैंने फरवरी। हाँ, तो चाहे जो हो फरवरी लास्ट है, वो होता ही है, होता ही है। फिर बीच में चाहे जो कुछ करना पड़े, तो चाहे जो कुछ किया भी हम लोगों ने 2 महीने काफी डिस्टर्ब रहे तुम लोग, है ना, क्लासेस की वजह से डिस्टर्ब रहे। होमवर्क, लेकिन उससे तुम एनहेंस भी तो हुए यार। नहीं, इस भागदौड़ में जब हम कोई बड़ा गोल पाने की कोशिश करते तो हम तेज दौड़ते भी तो है यार, तो ये भी फायदा हो गया। अब उसी स्पीड को मेंटेन रखना है, लेकिन अब एज अ होल देखने की आदत भी डालना है, उस स्किल को यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिक्विड के, पूरे लिक्विड कंटेनर में सब कुछ एक जैसा और ऊपर की लेयर में कुछ अलग है। वो कुछ अलग क्या है, वो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पहले फोटो में बनाए हैं, केवल फील करने के लिए, है ना। और सरफेस टेंशन को क्वालिटेटिवली डिफाइन किया है। क्वालिटेटिवली मतलब कि उसका क्या मीनिंग है, उसके लिए कुछ शब्द लिखे गए हैं कि यार लिक्विड की सरफेस के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रेचिंग बिहेवियर होता है जैसे बैलून के अंदर होता है ना, खिंचाव जैसा बिहेवियर होता है जो बाकी के अंदर लिक्विड के मुकाबले उसको थोड़ा अलग बनाता है ना। इसी यार मेम्ब्रेन लाइक बिहेवियर को, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे बिहेवियर को हमने नाम क्या दिया है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। अभी हम सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे। ये मैथमेटिकल नहीं, बस फील लाने वाली चीज है कि जिस तरीके से एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन तुम लोग बहुत वाकिफ हो यार, बायोलॉजी में मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन चलता है। केवल ह्यूमन या एनिमल्स में होती है या प्लांट्स में भी होती है? प्लांट्स में भी होती है। ओके, तो मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर होता है, जो खिंची हुई मेम्ब्रेन, उस तरह का बिहेवियर किसका होता है, सरफेस। कॉन्सिक्वेंसेज डेली लाइफ में जो हम देखते हैं कि पानी हमेशा बूंद के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन पानी, अंदर के पानी को संभाल के रखता है। मेम्ब्रेन अंदर के पानी को समेट के रखता है, संभाल के बजाय समेट के रखता है। और मेम्ब्रेन सिकुड़ के सबसे छोटा एरिया अचीव करना चाहती है, और सबसे छोटा एरिया किसी गिवन मेम्ब्रेन के लिए वो स्फेरिकल शेप में मिलता है। यानी कोई और एरिया ले लेगा तो उसका एरिया ज्यादा बनेगा, सबसे छोटा एरिया क्या बनेगा, स्फेरिकल। तो इसलिए पानी की बूंद स्फेयर लेने की कोशिश करती है। जब तक उसका मास कम है तब तक लगभग स्फेरिकल नजर आता है। अभी ज्यादा बड़ी बूंद बन गई तो उसका फैलाव शुरू हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन पहली कोशिश क्या होती है, बूंद बनने की। जितनी छोटी बूंद होगी तुम्हें वो उतनी परफेक्ट स्फेयर नजर आएगी। सबने देखा होगा। पेंटिंग ब्रश को अगर हम पानी में डुबाते हैं, डुबाने से पहले उसके बाल फैले हुए थे, निकलने के बाद सारे सिमट जाते हैं कुछ इस तरीके से। अरे ब्रश के क्या, सबके बाल ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये प्राणी, इसके लिए भी पानी ने इंतजाम किया है। अगर सरफेस टेंशन ना होता तो ये ना होता। ये सरफेस टेंशन ही है, वो मेम्ब्रेन ही है जिसके ऊपर ये बैठा है। अगर ये मेम्ब्रेन वाला बिहेवियर पानी के अंदर ना होता तो ये आज पानी के अंदर जाके विलुप्त हो चुका होता, इसकी स्पीसीज खत्म हो गई होती। मरने के बाद लगता है तो उसकी बॉडी तैरती रहती है। अगर हम एक कागज में सिक्का डालें, एल्युमिनियम वाला, तांबे वाला सिक्का पहले जमाने में आता था, ये वाला सिक्का भारी होता है यार, 5 का सिक्का रखो तो शायद ही ऐसा हो, लेकिन पहले ये मैंने देखा है कि कागज में सिक्का रखो और धीरे धीरे होने दो, कागज को गीला होने दो, वो कागज अपने आप नीचे चला जाएगा और सिक्का ऊपर तैरता रहेगा। हाँ, सिक्के को जम करके फेंकोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जम करने के बाद वो मेम्ब्रेन तोड़ के अंदर चला जाता है। और अगर अपने आप स्लोली करने दोगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे मेम्ब्रेन पे लैंड होगा और मेम्ब्रेन को फाड़ के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई मोशन ऑलरेडी नहीं है। तो सिक्का भी पानी में तैर सकता है, ये बात ध्यान रखना है हमेशा। सिक्का तो छोड़ो यार, नीडल को भी पानी में तैराया जा सकता है इसी तरीके से। कागज में नीडल रखो, थोड़ी देर में कागज चली जाएगी और नीडल तैरती रहेगी। ये तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर लदी है एक तरह से, मेम्ब्रेन ने उसको नीचे जाने से रोका है। तो बात आती है यार कि अच्छा ऐसा होता है, हमने देखा भी है, ये केवल उसके लिए था। यानी अभी इन सब में कोई लैंग्वेज बना दी जाए और कह दिया जाए ये क्यों होता है, तो एक ही जवाब है यार, ड्यू टू सरफेस टेंशन। बस यार ये भाव के लिए है, और एक आंसर कि इनका वजह क्या है, सरफेस टेंशन। तो बात आती है सरफेस टेंशन, बाहर के लिक्विड में ऐसा क्या है जो अंदर के लिक्विड में नहीं है। तो हम यार अंदर के लिक्विड और बाहर के लिक्विड मॉलिक्यूल लेवल पे थोड़ा सा फीलिंग डेवलप करना है।
ये अंदर वाला है जिसको आसपास के माहौल का पूरा भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है, चारों तरफ से इसको बराबर बराबर फोर्स मिल रहा है। ये है, ये किसकी कहानी? आम मॉलिक्यूल की, जो अंदर है, जो टॉप पे नहीं है। जो टॉप पे नहीं उसको चारों तरफ से खिंचाव मिलेगा। और क्यों मिलेगा? चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरा है और उनमें आपस में एक बंधे रखने वाला, एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स तो मिलता ही है। तो ये जितने एरो मैंने दिखाए हैं, ये एरो बाहर की दुनिया इसको जो फोर्स दे रही है वो दिखाए हैं। अगर कोई पूछे नेट फोर्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली जीरो होगा। क्या बात मेरे? मैं बल्कि और क्लियर कर लूं, नेट फोर्स बाय द लिक्विड अराउंड इट, वो क्या होगा? जीरो होगा। ऑनलाइन वाले सुन पा रहे मुझे? यस सर। यस सर। यही है, वेरी गुड, थैंक्स फॉर द पेशेंस। हाँ भाई, तो इसके बाद जब ये ऊपर गया तो क्या हुआ? तो यार कोई भी किसी को भी टॉप पे रहते नहीं देख सकता है, ये दुनिया का नेचर है। उसको टांग खींचने वाले लोग आ जाते हैं, इसको भी आ रहे हैं। देखो यार, ये मॉलिक्यूल जब ऊपर निकल रहा था तो आधा स्फीयर तो गायब हो गया, यानी वो जो फैमिली सपोर्ट ऊपर से रहा करता था वो गायब हो गया। देखो यार, इसको चारों तरफ से 3 डायमेंशन में चारों तरफ से फोर्स मिल रहा है, इसको ऊपर से नहीं मिल रहा है। क्यों? अरे ऊपर लिक्विड कहां है? मिल रहा होगा तो एयर का थोड़ा बहुत मिल रहा होगा। जब ऊपर लिक्विड ही नहीं है तो ऊपर का सारा सहयोग, खिंचाव, लगाव सब खत्म हो गया। अब केवल टांग खिंचाई हो रही है। नहीं, नीचे के स्फेरिकल रीजन में जितने मॉलिक्यूल हैं उसको क्या नीचे खींच रहे होंगे, है ना? यानी टॉप पे बने रहना इतना आसान नहीं है यार, बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं तो टांग खिंचाई शुरू हो गई यार इसकी। तो फिर भी ये टॉप पे कैसे मेंटेन है यार? इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी रही होगी जिसका लॉस करके ये ऊपर अपने आप को मेंटेन किया है। और हमेशा रहेगा नहीं, बदलते रहते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन जो टॉप पे रहेगा वो खिंचाव पे रहेगा, ये तो पक्की बात है। किसी समय पे कौन टॉप पे है ये तो बदलते रहेगा। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, आज ये है तो कल कोई और होगा, है ना यार? तो यार जो भी कोई टॉप पे है वो खिंचाव पे है कि नहीं? तुम कहोगे खिंचाव पे तो ये भी था, लेकिन ये चारों तरफ से खिंचाव पे था, ये केवल नीचे तरफ से खिंचाव पे है। तो इनके हालात को थोड़ा और एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश करता हूं कि मैंने अभी फोर्स वाइज चीजों को समझाने की कोशिश की और एनर्जी वाइज भी समझाने की कोशिश करी। अगर मैं कहूं कि ये मॉलिक्यूल जो अंदर है इसके अंदर रैंडम वेलोसिटी, हर मॉलिक्यूल जो फ्लूइड है उसके अंदर रैंडम मोशन तो होता ही है, चाहे वो एयर हो चाहे लिक्विड हो, रैंडम मोशन तो उनके अंदर होता ही, लेकिन वो नेट मोशन नहीं होता। ये इसके अंदर कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? काइनेटिक। लेकिन जब ये ऊपर गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी के खिलाफ फोर्स को झेलते झेलते ऊपर गया है, तो इसके अंदर क्या ज्यादा होगा? पोटेंशियल ज्यादा होगा, काइनेटिक कम हो गया होगा। इसका काइनेटिक ज्यादा था, पोटेंशियल कम था। पोटेंशियल अब क्या कि यार किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जब कोई मोशन करता है तो उसके अंदर पोटेंशियल जी आ जाता है। पोटेंशियल जी को यहां पे नाम दिया गया सरफेस एनर्जी, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी घट चुकी, इतना तो सबको आभास है। टांग खिंचाई की वजह से उसका मोशन थोड़ा सा टॉप पे बने रहने के लिए इसने अपने मोशन को बलिदान किया है, अपने इधर उधर घूमने फिरने की जो आजादी होती है उसको बलिदान करके ये अपने आप को टॉप पे पहुंचाया है। तो जितने लोग भी आज की डेट पे घूमना फिरना कर रहे हैं वो पूरी तरह से बंद कर दे। अपनी काइनेटिक एनर्जी खोगे तो तुम्हारे अंदर की स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी और वही तुम्हें परफॉर्म करने के काम आएगी। इससे हमें यह पता चलता है, ठीक? तो यहाँ पे दो नाम इन्वॉल्व हुए हैं। सरफेस एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन गेट स्टोर्ड एज एक्स्ट्रा पोटेंशियल जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या दिया है ना? बल्कि पूरे सरफेस को कलेक्टिवली हम सोचते हैं, माने एक मॉलिक्यूल को नहीं, पूरी सरफेस में कलेक्टिवली कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। एक नाम और इन्वॉल्व हुआ है, कोहेसिव। सेम बिरादरी के मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगाते हैं, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव। तुमने कभी देखा है वाटर हमेशा एकजुट रहना चाहता है, मरकरी हमेशा एकजुट, तो ज्यादातर एक तरह का मटेरियल आपस में एकजुट रहना चाहता है, तो उनका जो आपस का अट्रैक्टिव फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव। और जो अलग बिरादरी का अट्रैक्शन, ऐसा नहीं है कि केवल सेम बिरादरी पे अट्रैक्शन होता है, अलग बिरादरी में भी अट्रैक्शन होता है कोई गैर जाति विवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो एडहेसिव है ओ, मैं यहां से रियल लाइफ में चला गया था। एडहेसिव फोर्स, तो मॉलिक्यूल और वाटर कंटेनर एक ही बिरादरी का है क्या? नहीं यार, कंटेनर अलग जात का है।
वाटर मॉलिक्यूल लग जाए, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी का नाम क्या दिया है, एडहेसिव। तुमने देखा होगा ग्लू का जो ऐड होता है ना, उसको एडहेसिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग बिरादरी के मटेरियल को अपने से चिपकाता है एक तरफ, और इस तरफ अलग तरह के मटेरियल को। तो जब अपने से इसको चिपकाएगा, अपने से इसको चिपकाएगा, तो वो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। बात समझ रहा है? तो एडहेसिव क्या होता है कि दूसरे तरह के मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसका नाम। तो यहां कुछ बातें हैं जो सबको पता होना चाहिए। बताओ, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल में ज्यादा कोहेसिव होता है या मरकरी मरकरी में? सेम बिरादरी है तो कोहेसिव बोल रहा हूं। मरकरी मरकरी ज्यादा अच्छा सिमटता है, इसका मतलब उनके आपस में बंधे रहने वाला फोर्स ज्यादा है। ठीक है, ये वाला ज्यादा होता है। इसी तरह से वाटर ग्लास और मरकरी ग्लास में कोहेसिव, अब यहां पे एडहेसिव वर्ड आएगा, कोहेसिव तो हो गया, यहां एडहेसिव वर्ड आएगा। कौन ज्यादा होता है, क्या लगता है? हाँ, वाटर ग्लास के साथ ज्यादा चिपकता है। इससे पता चलता है कि वाटर और ग्लास में ज्यादा एडहेसिव है। ठीक, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें महसूस होना चाहिए, तो हम आगे की बात कर पाएंगे। नोट कर लिया है? अब यार नीट के एग्जाम तक संभाल के रखे, हाँ, वरना वो जो टॉप पे पहुंचने वाला प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ठीक, ऐसे ही बोलते हैं सब लोग, उसके बाद भी मना ही किया जाए। बोलते सब यही है कि अभी थोड़ा सा जो है, हाँ। मैंने यार ये दिखाया टॉप व्यू किसका, टॉप पे बने हुए मॉलिक्यूल का। ये थोड़ा टिल्टेड व्यू है टॉप पे बैठे हुए मॉलिक्यूल का। और इसमें मैंने क्या किया है कि इधर स्फेरिकल रीजन के, क्वार्टर स्फेरिकल रीजन में जितने वेक्टर थे उनको मैंने एक वाइट वेक्टर से दिखाया। चलो ये भी छोड़ो, इसको दिखाया है। अभी बताओ, इस वाइट वेक्टर का एक वेक्टर मैं राइट दिखा दूं, एक लेफ्ट दिखा दूं, ऑब्वियसली इनका नीचे भी होगा नहीं, लेकिन क्या बताओ, ये कोई हवा में थोड़ी झूल रहा है, उसके नीचे भी तो मैटर है। तो जब ये नीचे जाएगा तो नीचे का मैटर भी, जैसे नहीं हम कोई चीज रखते हैं जमीन पे तो नॉर्मल एक्शन मिलता है, उस तरह का कोई ना कोई फोर्स इसको ऊपर मिलकर रोक लेगा। भाई रुका है इसका मतलब वो नीचे नहीं जा रहा है, इसको तो किसी ना किसी ने बैलेंस कर ही रखा है। तो ले देके बस ये और ये बचा। क्या ये और ये फोर्स कुछ ऐसा है कि मॉलिक्यूल को ऐसे खींच देना चाहता है? नहीं, ये जो खिंचाव है, तो क्या ये खिंचाव इस वाटर मॉलिक्यूल की कोई भी एक लेयर खींच दो और उनके सारे मॉलिक्यूल से बात करो, तुम क्या महसूस कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हमें इस बगल वाले और इस बगल वाले ऐसे ऐसे खींचना चाहते हैं। क्या वो फोर्स मैं ऐसे ही दिखाऊंगा कि नहीं? क्या जनता समझ पा रही है? क्या उनके नीचे कंपोनेंट थे, उनकी चर्चा हमने क्यों नहीं की? क्योंकि वो रुका है, नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब टॉप पे नीचे ऊपर बैलेंस है, अगल बगल वाला भी बैलेंस है, मगर वो खिंचाव दे रहा है। बैलेंस तो है ही है, मगर वो खिंचाव दे रहा है। तो फिर सरफेस टेंशन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया है कि टॉप मॉलिक्यूल की एक लाइन खींच दो और उन लाइन के मॉलिक्यूल से कलेक्टिवली पूछो कि पर यूनिट लेंथ वाले मॉलिक्यूल तुम बताओ तुम्हें कितना फोर्स महसूस हो रहा है। यानी हम यूनिट लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल से पूछेंगे तुम्हें कितना फोर्स महसूस हो रहा है। तो यार वो फोर्स की एक तरफ वाली वैल्यू बताएंगे, नेट तो जीरो ही है ना, इसीलिए उसका नाम दिया टेंशन। इस तरफ भी लग रहा होगा, इस तरफ भी लग रहा होगा, तो नेट तो जीरो ही है, लेकिन एक तरफ वाला बताएं तो वो फिर क्या बन गया, सरफेस टेंशन। क्या है सरफेस टेंशन? यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स लाइन। कोई एक लाइन ऑफ मॉलिक्यूल ले लो, वो पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगाता है, वो सरफेस टेंशन है। यूनिट क्या होगी इस सरफेस टेंशन शब्द की? एस की यूनिट, एस से डिनोट करते हैं, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। और जब जब फिजिक्स में पर वाली डेफिनेशन आती है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, अगर पर मीटर पे एस फोर्स लगता है तो एल लेंथ पे एस एल लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बल्कि एस डिफाइंड ही इसलिए हुआ है ताकि हम एफ की बात कर पाए। ठीक है, क्या इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम देख सकते हैं? इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मैं चला के दिखाना चाहता हूं। पहले इतना नोट कर ले, नोट कर लिया भाई? ये देखो यार, मैंने एक मेम्ब्रेन निकाली है और उसके मॉलिक्यूल से बात करी है, वो ये बोल रहे हैं
कि उसको इस तरफ और उस तरफ फोर्स महसूस हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस यहां नहीं है। इमेजिन करो कि मैंने एक मेटल के फ्रेम में एक फिल्म बनाई है। फिल्म को मेम्ब्रेन की तरह सोचना है, पानी की फिल्म या साबुन की एक फिल्म बनाई। साबुन की फिल्म आमतौर पे जल्दी टूटती नहीं है ना, साबुन का सरफेस टेंशन कम होता है तो जल्दी नहीं टूटती। पानी की बबल बनती है और तुरंत टूट जाती है क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। ये क्लियर रखें। तो साबुन की एक फिल्म हमने एक वायर फ्रेम में बना दी है ना, वो बबल वाला मेले से लेके आए थे, उसी से। उसकी अच्छी बनती है। घर पे कुछ भी ट्राई करो। मेरी बेटी ने सारा शैम्पू वैम्पू खत्म कर दिया है, मतलब वो मिलता है 10 रुपए का और शैम्पू बहुत महंगा मिलता है, बट उससे अच्छा नहीं बनता। जो जिस चीज के लिए वही, क्या करे, हो जाता है। तो उससे बनाना है उसी से बनाना है। अब इमेजिन करो कि अचानक से मैं मेटल का रॉड गायब कर दूं। ये बस इमेजिनरी बात है। चलो, उससे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल यहां चिपके हैं इस वाटर के इस वायर फ्रेम से, वो किस फोर्स की वजह से चिपके हैं? एडहेसिव फोर्स की वजह से चिपके हैं। तो उन मॉलिक्यूल को छुड़ाने की कोशिश ये की जा रही है रेड वेक्टर से। ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव की वजह से सरफेस टेंशन। इसको कोहेसिव मत बोलो क्योंकि कोहेसिव तो मॉलिक्यूल के अंदर भी लगता है। मैं कोहेसिव वाली डिस्कशन से निकाल के सीधे ये आया हूं कि अगर ये टॉप मेम्ब्रेन है तो उसमें एडिशनल फोर्स है। तो ये रेड वेक्टर टॉप मेम्ब्रेन के वेक्टर्स हैं, लग रहे हैं। और उनको रोक किसने रखा है? इन ग्रे वालों वेक्टर ने। तो ग्रे वेक्टर किसके हैं? है ना। अब मामला रुका है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब एडहेसिव का मैग्नीट्यूड और कोहेसिव सरफेस टेंशन वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। इक्विलिब्रियम में दोनों सेम होता है। वो अलग बात है कि एडहेसिव की क्षमता उससे ज्यादा होगी, यानी अगर मेम्ब्रेन कोई और ज्यादा भी फोर्स लगाए तो एडहेसिव अपने आप को अपडेट कर लेगा। क्या जनता समझ पा रही? अचानक से ये वायर फ्रेम गायब हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा? मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन देख, क्या ये मेम्ब्रेन सिकुड़ के पानी की बूंद बनाएगी और बूंद बन के खत्म हो जाएगी? Am I right? भाई वो वाला वेक्टर सारे गायब हो जाएंगे, ग्रे वाले। ये देखा जा सकता है अगर कोई ऐसा कुछ कर पाए। दूसरा एक कॉन्सिक्वेंस दिखा रहा हूं। लिक्विड के अंदर लिक्विड के इन मॉलिक्यूल से मैंने कलेक्टिवली बात करी। यही नहीं थे बहुत सारे, मैं इन्हों से बात करना चाह रहा था। तो ये क्या बोलेंगे कि मुझे इस तरफ से भी रेड वेक्टर मिल रहे हैं और इस तरफ से भी रेड वेक्टर। अब दोनों रेड मैंने क्यों दिखाए? कोहेसिव मत बोलो यार, सरफेस टेंशन वाला फोर्स। सरफेस टेंशन वाला फोर्स इधर उधर, ठीक है। और अचानक से मैं इतने पोर्शन को फोड़ दूं मतलब मैंने इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में कुछ ऐसा पाइप जैसी चीज दे मारी तो उतनी मेम्ब्रेन फूट गई। तो क्या देखने को मिलेगा? अरे अंदर के रेड वेक्टर गायब, एक्सटेंड करके जब तक खत्म ना हो जाए तब तक फैल जाएगी। ये कर सकते हैं बड़े इजीली। पूरी एक फिल्म बनाई हमने, फिल्म मतलब मेम्ब्रेन, उसमें एक धागा टेढ़ा मेढ़ा डाला और बीच का धागा, बीच की मेम्ब्रेन फोड़ दी। तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद तुम्हें वो सर्कुलर नजर आएगा। ये थोड़ा एलिप्टिकल नजर आ रहा है, एक्चुअल सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि वो फोर्स चारों तरफ से लगेगा, इक्वली लगेगा, तो बात सिमेट्री पे खत्म होगी। और सिमेट्री वाला शेप क्या है? सर्कल है। क्या बात समझ में आ रही? ये हमें देखने को मिलेगा अगर हम ऐसा कर पाए। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। सोचो यार, ये एक स्लाइडिंग वायर है, वायर फ्रेम है, स्लाइडिंग वायर फ्रेम है। ऐसे जमीन पे ऐसा स्लाइडिंग वायर फ्रेम है, यहाँ एक रॉड रखा है और इसमें मैंने मेम्ब्रेन बनाया। ये वायर ऐसे खिसक सकता है, ये रॉड खिसक सकता है। ये वायर फ्रेम है जिसपे रॉड खिसकेगा। रॉड और बचे हुए पोर्शन में हमने एक फिल्म बनाई है ऐसे। तो अगर हम एजेंट अपना कोई फोर्स ना लगाए तो ये रॉड फिसल के पता है कहां आ जाएगा? किनारे, ड्यू टू दीज फोर्सेस, सरफेस टेंशन वाले फोर्स की वजह से। नहीं तो अगर इसको हमें मेंटेन रखना है इस मेम्ब्रेन को खींच के, तो आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई बता सकता है कितना? अगर ये एल लेंथ का रॉड है, एल लेंथ का रॉड है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एस एल। लेकिन यहां थोड़ी सी बात मुझे और ऐड करना है कि जब मैं फिल्म बनाता हूं, आई मीन मेम्ब्रेन बनाता हूं, एक तो फिल्म बोलो तो लोगों के दिमाग में कि सर डायरेक्टर कब से हो गए। मेम्ब्रेन बनाता हूं तो क्या मेम्ब्रेन में एक
टॉप सरफेस होती है या दो टॉप सरफेस होती है? एक इस तरफ होगी, तो तुम कहोगे सर दो हैं तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल लेयर तो एक ही होगी। भैया जो मेम्ब्रेन वो बनेगी ना, उसमें हजारों मॉलिक्यूल की विड्थ है, तो इसका मतलब इधर भी सरफेस मॉलिक्यूल है उधर भी सरफेस, तो सरफेस टेंशन डबल इफेक्ट होगा। तो एसएल इस तरफ से लगेगा, एसएल उस तरफ से। कोई मुझे बताओ एजेंट का फोर्स कितना लगेगा, तो उसका जवाब होगा 2SL। यानी ये जो फोर्स हम दिखाएंगे यहां दिखाएंगे 2SL, इन साइड और आउट साइड। तो एजेंट अगर रोक के रखना चाहता है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2SL लगाना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है क्योंकि इसमें मैकेनिक्स जोड़ने का मौका मिल जाएगा लोगों को। 2SL का फोर्स लगेगा, क्या क्यों? अगर यहां से कोई एक पुली लटका दे और पूछे बताओ ये मास कितना होगा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फिर से क्या लिखोगे, अरे mg बराबर t बराबर 2SL। तो एक तरह से 2SL बराबर क्या आ जाएगा, mg। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता क्या? चलो ये रहने देते हैं। यहां पे एक धागा बांधे, m मास, म्यू का सरफेस है और ये जस्ट खिसकने ही वाला है, जस्ट खिसकने ही वाला है ब्लॉक, तो म्यू बताओ क्या लिखोगे, 2SL बराबर t बराबर म्यू mg। तो म्यू mg बराबर 2SL हो गया कि नहीं, 2SL बराबर म्यू mg। तो कोई एक अननोन पूछा जा सकता है। मैं कह रहा हूं यार कि जब भी कांस्टेंट फोर्स आ जाए तो राइटर के दिमाग में क्या घूमता है, मैकेनिक्स से उसको जोड़ने का, है ना। इस तरह की बातें यहां करी जा सकती हैं। क्या जनता समझ पा रही है? ठीक है, समझ पा रही है तो हम इस पे बातें करते नहीं रहेंगे, बस तुम्हें कनेक्ट करके छोड़ना है मुझे। ये था तो यार यहाँ पे, मैं वहां क्यों गया? ओके, ये यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कशन खत्म किया है। एजेंट को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना पीछे फोर्स है, और कितना 2SL। ठीक है, सोचो यार यहां से एजेंट खिसकाते खिसकाते यहां तक पहुंच गया। ठीक है, इस प्रोसेस में एजेंट ने कितना वर्क डन किया होगा, है ना। वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस, इतना F इंटू जितना डिस्टेंस चला है। तो F की जगह तुमने क्या लिखा, 2SL इंटू जितना डिस्टेंस अभी अभी चला है। चलो S मान लेते हैं, S डिस्टेंस उसने चला है। तो देखो जरा ये क्या आ गया, S इंटू L इंटू एस इंटू 2। अच्छा L इंटू एस क्या है, L इसकी लेंथ है और S है अभी अभी जो चला है, अभी अभी जो चला है। तो क्या इसको मैं अभी अभी चेंज इन एरिया कह सकता हूं कि नहीं? तो S इंटू ये कितना आ गया, चेंज इन एरिया, एम आई राइट? तो डबल ऑफ चेंज ऑफ एरिया ना, तो मैं उसको चेंज इन एरिया है। तो भैया इधर SL एरिया बढ़ा है, तो क्या SL एरिया उधर भी तो बढ़ा है, तो इसको मैं डेल्टा ए ही लिखूंगा। इतना ही एरिया, एक्सपोज्ड एरिया बढ़ा है, इधर वाला और उधर वाला मिला के। तो ये क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। यानी यार अगर हम किसी मेम्ब्रेन के एरिया का बदलाव करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क मैंने बड़े इजी तरीके से, सबसे इजी सेटअप से निकाल के दिखाया है कि S इंटू चेंज इन एरिया होगा। क्या होगा, S इंटू चेंज इन एरिया। अब यार ये रूल, हाँ ओके, L इंटू एस दिख रहा है, S इंटू एल दिख रहा है, यही एरिया बढ़ा है या पीछे भी बढ़ा है? मैं कह रहा हूं डेल्टा ए का मतलब है अभी अभी कितना एरिया, एक्सपोज्ड एरिया बढ़ा है। तो अभी अभी कितना बढ़ा है, मैं तुमसे पूछूं, यहां से यहां खिसका है तो कितना बढ़ा है, SL इस तरफ बढ़ा है, SL उस तरफ बढ़ा है, तो टोटल बढ़ा एरिया कितना हो गया, 2SL। तो 2SL को मैंने डेल्टा ए लिख दिया। अभी अभी जितना एरिया बढ़ा है वो किसी साइड बढ़ा हो, दोनों मिला के मैं उसको डेल्टा ए कह सकता हूं कि नहीं? नहीं बचा,
2SL ही चेंज इन एरिया है, 2SL ही चेंज इन एरिया है। अब जरा याद करो यार, वर्क एनर्जी टॉपिक में हमने एक बात करी है कि एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जितना वर्क करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल जी। क्या बता, चेंज इन पोटेंशियल जी, डेल्टा यू शब्द, डेल्टा यू शब्द तुमने यार पहले कभी पढ़ा है कि नहीं? जब हम वर्क एनर्जी वाला टॉपिक जब जब पढ़ते हैं या जब जब कोई टॉपिक में वर्क एनर्जी इन्वॉल्व होता है तो हम कहते हैं यार वर्क बाय एजेंट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू, या डेल्टा यू बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय एजेंट। तो अभी अभी तुमने वर्क डन बाय एजेंट क्या लाया है, एस इंटू चेंज इन एरिया, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, एस इंटू डेल्टा ए। ये डेल्टा यू का फॉर्मूला बन गया। मैं इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि अभी अभी इस मेम्ब्रेन में इतनी एनर्जी स्टोर हो गई है। तुम कहोगे स्टोर कैसे हो गई, ये कैसे समझ में आएगा? मुझे बताओ, अगर ये एजेंट अचानक से छोड़ के चला जाए तो क्या इस रॉड को यहां से वापस यहां तक उतनी एनर्जी रिटर्न करी जाएगी कि नहीं? ये बिहेवियर वैसे ही जैसे एक स्प्रिंग को खींच के कोई चला जाए तो स्प्रिंग उस पर वापस वर्कडन लौटाती है कि नहीं? तो ये सरफेस भी एहसान फरामोश नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जैसा बिहेव कर रही है। जितना वर्क किसी ने किया है उतना वर्क लौटेगा, बल्कि अब तक यहां से लेके यहां तक जितना हुआ है पूरा लौटेगा। तो अगर कोई यहां से हाथ हटा ले तो उसको वो पूरा वर्क मिल जाएगा वापस जितना पहले कभी किया गया है। क्या जनता समझ पा रही? तो ये बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी स्टोर होती है। एम मास को अगर ऊपर पहुंचाओ तो तुम एजेंट वर्क करते हो कि नहीं, और जब हाथ हटा लो तो उतना वर्क ग्रेविटी रिटर्न करती है कि नहीं? इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो अब यार ये चेंज इन सर डेल्टा यू बन गया। जब मेम्ब्रेन है ही नहीं तो उसका यू क्या बोलोगे, जीरो। तो अगर कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं और अभी अभी ए एरिया में पहुंचा है तो हम उसका एनर्जी को हम क्या लिख देंगे, सिंपली एस इंटू ए। अगर मेरे को इसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है तो तुम क्या लिखोगे, एस बताओ इंटू एरिया बताओ, तो टोटल एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, एस इंटू टोटल एरिया। एस क्या है? क्या इतनी बात समझ में आ रही? जरा देखे, यू इनिशियल मैंने क्या मान लिया है, यू इनिशियल क्या मान लिया है, जीरो। तो यू इनिशियल जब जीरो मान लिया तो सीधे सीधे यू फाइनल कितना हो जाएगा, एस इंटू एरिया। अब जब मेम्ब्रेन है ही नहीं तब हम उसमें यू इनिशियल क्या लिखें, जीरो लिखेंगे। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई? ये एनर्जी वाला भाव सबके अंदर आना चाहिए। थोड़ा देर पहले हमने यार एस की एक डेफिनेशन बनाई थी, व्हाट इज एस, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ए एरिया सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ पे फोर्स क्या होगा, एस इंटू एल। अब जरा देखो यहां से एस बराबर एक नई फीलिंग आई है, जूल पर मीटर स्क्वायर। कोई पूछे एस क्या है, तो यार एस कहीं अगर स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनी है तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट एरिया है। एस क्या है, एनर्जी पर, यानी एस को लेकर अभी तक हमारे मन में सम्मान था और अब एस भगवान बन गया है। क्यों? अरे एस अभी किस काम आ रहा था, एस अभी किस काम आ रहा था, फोर्स निकालने के, और एस अब किस काम आएगा, अरे आ तो रहा है, देखो मैंने ये लिखा तो यार, एरिया लाओ एनर्जी ले जाओ। तो जैसे अरे एस पर यूनिट लेंथ का फोर्स होता तो एस एल हो गया टोटल फोर्स, तो एस पर यूनिट एरिया में स्टोर्ड एनर्जी है, एस इंटू एरिया क्या हो जाएगा, टोटल स्टोर्ड एनर्जी। यानी एस को लेके अब हमारे मन में उसका कद और बढ़ जाना चाहिए। नहीं जैसे यार हीरो पहले से सम्माननीय होता है, फिर अचानक से एक ऐसा काम कर जाता है कि हीरो सबका भगवान बन जाता है, एक्सेप्ट पुष्पा। वो तो विलेन है ना यार, वो तो चंदन तस्कर है ना भाई। हाँ भाई, तो सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन को लेके अब दो डेफिनेशन बन गई। दूसरी डेफिनेशन भी क्या लिख सकते हैं, एस इज व्हाट, सरफेस टेंशन इज व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। ये भी कहीं हाईलाइट कर लें, एस इज सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन अब दो हो गई हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, और दो जगह काम आएगा। तो शायद इसी वजह से सरफेस टेंशन को न्यूटन यूनिट का डिफाइन नहीं किया गया था, न्यूटन पर मीटर का डिफाइन किया गया था, क्योंकि ये मल्टीपर्पज काम आ रहा है। जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो टेंशन हमेशा न्यूटन यूनिट का होता है, लेकिन इस टॉपिक में हम पहली बार टेंशन किस में पढ़ रहे हैं, पर मीटर पे। हाँ भाई, तो सरफेस एनर्जी कहीं दिया है, इतनी बात क्लियर हो गई।
खैर सरफेस एनर्जी की बातें हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, बट थोड़ा देर पहले अब हम दोनों तरह की बातें करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ये डायग्राम बने होंगे यार सबके इसमें। एक डिस्क नुमा सिक्के को चिमटे से पकड़ के ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। पानी में डुबाया गया, फिर चिमटे से पकड़ के, पानी में करंट है इसीलिए, चिमटा प्लास्टिक का बना है। ओके ठीक है। तुरंत बोलने वाले थे सर कि चिमटे में तो करंट आ जाएगा, तुम लोग डॉक्टर वाला चिमटा ही सोचते हो या फिर रोटी वाला। ठीक, इसको पकड़ के ऊपर उठाया जा रहा है। तो जैसे यार ऊपर उठाएंगे तुम देखोगे यार कि लिक्विड की मेम्ब्रेन उसे ऊपर तक छोड़ने आती है। तुमने कभी गौर किया यार कि किसी चीज को जब पानी से निकालो तो पानी उसको ऊपर तक छोड़ने आता है? हाँ, छोड़ने नहीं आता है, बल्कि उससे कहता है, इंसिस्ट करता है, भैया कहाँ जा रहे हो, नीचे आओ। हाँ, तुम देखो यार ये मेम्ब्रेन एकदम लिक्विड में चिपक जाती है, और चिपकने के बाद वो मेम्ब्रेन भी ऊपर चल देती है कि हम भी चलेंगे साथ में। नहीं होता कई बार बचपन में कोई कजिन जैसा रिश्तेदार आया तो लगता है कि ये अब कभी ना जाए, यहीं बना रहे। हाँ, बचपन में छोटे लोग को, मतलब छोटे भाई बहन आते हैं, दूर के रिश्तेदार आते हैं, तो उनको लगता है कि अब यहीं बना रहे, हमेशा रोज ऐसे एंजॉय करेंगे जैसे आज किया। नहीं, तुम लोगों ने कभी ऐसा नहीं महसूस किया? गांव के बच्चे रोज ऐसे एंजॉय करते हैं। ये मुझे ये बड़ा मिस होता है गांव में, जो है ना, पहली बात तो कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं होता कि सबका घर बंद मिलेंगे, बच्चे कहाँ खेलें। वो घर के अंदर खटखटा के घुस की लिवा के बाहर लाते हैं और तब खेलते हैं। और एक बच्चा होता नहीं, उनके पड़ोस में इतने बच्चे, उधर रिश्तेदार गए तो क्या हुआ, 4 बच्चे और हैं मोहल्ले में। ये बड़ी अच्छी बात होती थी। कोई बात नहीं। खैर, आज के बच्चों में, मैं अपने बच्चों में मिस करता हूँ कि उनको जो है, पड़ोसी तो हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन सब घर के अंदर बंद रहते हैं और उनसे कह भी नहीं सकते, वरना उनके पास बहुत बड़े बड़े लॉजिक होंगे कि हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, और आप तो खुद टीचर हैं, आप बच्चों को अच्छी रास्ते, पढ़ाई के रास्ते में ले जाइए, आप खेलने के रास्ते, ये सब। मतलब दिया नहीं है, बट मुझे पता है कि अगर ज्यादा इंसिस्ट करेंगे तो ऐसे ही जवाब रेडी रहते सबके पास, तो कोई जवाब क्यों सुनेगा यार। लेकिन ये चीजें यार बच्चों को जो है ना, खैर, वीडियो गेम की तरफ ले जा रही है, मोबाइल की तरफ ले जा रही है। तो इसके साथ यही है यार, पानी में डुबाया गया है, कोई बाहर निकाल रहा है, तो लिक्विड के मेम्ब्रेन उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो लिक्विड के मेम्ब्रेन पूरे सरफेस वाला लिक्विड इधर है, इधर है। तुम कहोगे अंदर सर सिक्के के नीचे जो चिपका है, भैया नीचे जो चिपका है वो सरफेस मॉलिक्यूल नहीं है, तो सरफेस वाला बिहेवियर नहीं रखेगा। तो इसको किनारे किनारे से जो मॉलिक्यूल चिपके हैं वही सरफेस है। कितना फोर्स लगाएं। अच्छा, लिक्विड जब हम बाहर निकालने ही वाले होते हैं तो लिक्विड वर्टिकली डाउनवर्ड खींचता है, सीधे सीधे, मतलब उसके हालात ये हो जाते हैं निकलने से ठीक पहले, लास्ट मोमेंट पे, कि बिल्कुल पहले तो टेंजेंशियल लगाते हैं, यानी थोड़ा निकालो तो इंक्लाइन लगेगा, लेकिन ज्यादा निकालो तो वर्टिकली लगता है। वो आखिरी स्टेज है, अगर तुमने उसको पार कर लिया तो निकल आएगा। यानी उस समय हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए, जब बस निकलने ही वाला है। एक तो वेट होगा W, W मतलब mg, अरे mg को तो लगाना ही पड़ेगा। उसके अलावा उसकी सराउंडिंग में कितनी लेंथ से मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल चिपके हैं, 2 पाई आर। s होता है पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, तो 2 पाई आर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, s इंटू 2 पाई आर। तो s इंटू 2 पाई आर प्लस W, इतना फोर्स लगना चाहिए कि नहीं, नेचुरल है। तो ये क्या था, ये था डिस्क। डिस्क को हम पानी से बाहर निकाल रहे हैं, या सॉलिड सिलेंडर हम पानी से निकाले, उसमें भी लगभग यही डिसीजन
करना पड़ेगा। सॉलिड सिलेंडर को भी पानी से निकालोगे ना तो उसमें भी लास्ट मोमेंट पे यही देखने को मिलेगा। रिंग को पानी से बाहर निकालते, पतली सी रिंग है, मतलब ऐसा ना कि उसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस में अंतर नहीं करते हैं फिलहाल। ऐसी भी रिंग हो सकती है जिसकी इनर रेडियस कम हो, आउटर रेडियस ज्यादा हो, उसको बाद में सोचेंगे। ये रिंग पतली सी रिंग है, छल्ला जो होता है ना, ऐसा। तो उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाएंगे क्या पता है। इस बार एक्सपोज्ड लिक्विड इस तरफ भी है रिंग के और इनर में भी है, तो रिंग का मामला होगा या पाइप का मामला होगा, दो का, रिंग या पाइप। रिंग निकालोगे या पाइप निकालोगे तो लिक्विड बाहर से भी चिपकेंगे और अंदर से भी चिपकेंगे, तो फिर कितना फोर्स लगाएंगे, S इंटू 2πr इंटू 2, और W तो लगना ही लगना है। क्या जनता समझ पा रही है? ये तो हो गया यार जब हम बाहर निकालते हैं तब। जब बाहर निकालते हैं तब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब बाहर निकालने वाले होंगे हम कोशिश करेंगे तब ऐसा सीन बनेगा कि एक सिक्के को पानी में रख दो और धीरे धीरे कागज गीला होकर नीचे चला जाएगा तो सिक्का तैर सकता है। वो किसके दम पे तैर रहा होगा? तो यार जब सिक्का तैर रहा होगा तो क्या मेम्ब्रेन फाड़ के अंदर चला गया होगा या भी मेम्ब्रेन के ऊपर है? ये वो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन अभी इसको फाड़ के अंदर नहीं गया है। तो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट, वैसे यार इसमें ना डिपेंड करता है वेट कितना है। कोई पूछे कितना फोर्स लग रहा है तो हमें सिंपली ये कह देना चाहिए ऊपर वाला फोर्स इसके mg के बराबर होगा, दैट्स इट। इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहते मैक्सिमम, अगर कोई पूछे यार मैक्सिमम वेट इट कैन हैंडल, इट कैन हैंडल, कितना वेट ये हैंडल कर सकता है, तो सोचो यार जब मैक्सिमम वेट की बात आएगी तो इसका मतलब मेम्ब्रेन पूरी तरह से ऊपर फोर्स लगा रही होगी, इसके बाद ये सिक्का चला जाएगा। और अगर हल्का फुल्का फोर्स लगा रही है तो मेम्ब्रेन का बिहेवियर कुछ ऐसा होता होगा, सिक्का यहां पड़ा है और फोर्स टिल्टेड लगा रहा है, तो क्या पता इस समय ज्यादा फोर्स लगा रही है या इस समय ज्यादा फोर्स लगा रही है। ये लास्ट स्टेज है, इधर कम लगा रही है। तो एक मिनट, मैं एफ के कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। इस समय ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा या अभी ऊपर वाला ज्यादा होगा? अभी ज्यादा होगा, अभी उसका कंपोनेंट लग रहा है, अभी पूरा पूरा एफ लग रहा है। तो अगर हम सबसे ज्यादा वेट वाली चीज की बात करो कि बस अब डूबने ही वाला है, तो उस समय सरफेस टेंशन सीधे सीधे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसा शेप बन जाएगा उसका चारों तरफ से, और ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? S इंटू 2πr, जो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो ये पूछा जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? ये नहीं जब हम उठाते हैं तो भी अपोज मिलता है, जब रखते हैं तो भी अपोज मिलता है, और ये वो मैक्सिमम अपोज है। इससे ज्यादा वेट होगा तो ये पानी के अंदर चला जाए, क्योंकि अब मेम्ब्रेन इसको रोक नहीं पाएगी। यानी मच्छर पे अगर हम लगाना चाहें तो कुछ ऐसा सीन बनता है मच्छर के पैर पे, मच्छर के पैर पे कुछ ऐसा सीन बनता है। मच्छर के पैर के आसपास अगर तुम कैमरा लेके जाओगे, जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा, उसको इधर इधर से लिक्विड फोर्स देता है, हाँ उड़ जाएगा। हाँ सही बात है, तो कैमरा पास ले जाए, जूम वाला बढ़िया वाला महंगा वाला कैमरा लो ना, दूर से खड़े होके जूम करो। अब मन है तब उसने बोला इसलिए मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी ये करोगे तो लोगों को डाउट हो जाएगा। करोगे ऐसा करोगे तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि ये नीट की तैयारी करते करते इसको क्या हुआ। तो एस का एक रोल था किसी एल लेंथ पे फोर्स लगाने के लिए, दूसरा रोल एस का क्या है, किसी ए एरिया में कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसके लिए है। तो मुझे बताएं, अगर एक पानी की बूंद हवा में कहीं है, पानी की बूंद हवा में कहीं है, तो उस पे चारों तरफ कितने एरिया की मेम्ब्रेन एक्सपोज टू द एयर होगी? 4πr²। तो उस मेम्ब्रेन में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है?
S इंटू एरिया, दैट्स इट। S इंटू 4πr² एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। वो कैसे मिलेगी वो एक अलग इशू है, वो काम नहीं आएगी, किसी को मिलेगी नहीं, बट इतनी एनर्जी उसमें स्टोर है। ये तो हो गया यार। ड्रॉप इन एयर, ड्रॉप मतलब होता है बूंद। बबल इन एयर, एयर बबल हवा में है। तो यार एयर बबल जो हम लोग ऐसे वही जो मेले से लेके आते हैं उसको जब बनाते हैं तो उसमें कितनी लेयर होंगी जो एक्सपोज टू द एयर होंगी? एक अंदर। तो बताओ उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? S इंटू 4πr² का डबल। बात क्लियर है? लेकिन एयर बबल अगर पानी के अंदर है तो एयर बबल पानी के अंदर भी हो सकती है यार। ये बहुत क्लियर मैं कर देना चाहता हूं क्योंकि लोग बबल मतलब यही सोचते हैं, ऐसा दिमाग में बैठा है। लेकिन एयर बबल अगर पानी के अंदर है तो एक्सपोज टू द एयर मेम्ब्रेन केवल एक होगी, और उस केस में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? S इंटू 4πr²। ये क्लियर कर ले। डन। इसमें यार ये डिस्कशन बड़ा फेमस है कि अगर कई छोटी बूंदों को मर्ज करके एक बड़ी बूंद बनाई जाए या बड़ी बूंद को मर्ज तोड़ के छोटी बूंदें बनाई जाएं। अच्छा बताओ, बड़ी बूंद जब बनी तब एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा होगा या पहले एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा था? पहले ज्यादा था। इसका मतलब इसका U इनिशियल और U फाइनल में कौन ज्यादा होगा? इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? इसीलिए पूछा है एनर्जी रिलीज। ये तो ऑब्वियस है, एनर्जी रिलीज ही होगी। तो किससे किसको घटाना होगा? जब एनर्जी रिलीज पूछा है तो हमें केवल ज्यादा से कम घटाना है, इनिशियल माइनस फाइनल। यहां चेंज नहीं पूछा है, ये पूछा है कितना रिलीज होगा। तो हमेशा तुम्हारे पास 100 जूल स्टोर है और 80 जूल बचा, तो इसका मतलब कितना रिलीज हो गया? तो हम ज्यादा से कम घटाएंगे नहीं। तो शुरू में कितना था? S इंटू 4πr² इंटू n। इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। बाद में कितना हो गया? 4πR²। ऑब्वियसली यार ये आंसर तुरंत ऑन द स्पॉट बता सकते हैं, मगर फैशन ये नहीं है। फैशन क्या है? फैशन है कि जब भी यार स्मॉल रेडियस, स्मॉल बूंदें दी जाएंगी तो नई बूंदी अभी बनी नहीं है ना, तो दिया जाएगा स्मॉल r। आंसर किस में लिखना है? स्मॉल r में। इसका आंसर किस में लिखना है? स्मॉल r में। ये गिवन होगा और ये तो आएगा ना, तो क्या दिया जाएगा इसमें? स्मॉल r। अच्छा देने को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पे स्मॉल r गिवन होगा। और क्या दिया जाएगा? इसका नंबर दिया जाएगा, कितनी बूंदें मर्ज करी गई हैं। तो हम इस आंसर में कैपिटल R गायब करना चाहते हैं। इस आंसर में क्या गायब करना चाहेंगे? कैपिटल R। और इस आंसर में हम स्मॉल r गायब करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें दिया होगा कैपिटल R और कितनी बूंदों में तोड़ा गया है वो दिया होगा। तो गायब कैसे करना है उसके लिए यार ये रूल बहुत पुराना है, कई बार आ चुका है। यस, स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r n की पावर 1/3 होता है। ये आता है वॉल्यूम कंजर्वेशन से। ये याद रखना बड़ा आसान है यार। छोटा वाले में बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, सब मल्टीप्लाई होके बड़ा हो जाएगा। तुम कहोगे सर 1/3 पावर है, तो कोई बात नहीं, नंबर इतना बड़ा है उसमें 1/3 पावर करोगे तो भी वो 1 से तो बड़ा आएगा ही। तो ये ध्यान रहेगा यार किस तरफ नंबर मल्टीप्लाई करना है, छोटे वाले से नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी तो बड़ा बनेगा। ये याद रखना आसान है। आता कैसे? वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या बताओ? अच्छा, n छोटों का वॉल्यूम होगा ये, और एक बड़े का वॉल्यूम होगा ये, तो अगली लाइन में ये आंसर आ जाएगा। कभी भूल जाए तो इससे, ये चीज कई बार काम आ चुकी है यार। कैपेसिटर की याद है यार, फिर पोटेंशियल वाले क्वेश्चन बनते हैं कि कई बूंदे मिला के नया पोटेंशियल क्या होगा, तो बस ये याद रखना है। हाँ भाई, तो अब यहां मैं क्या गायब करना चाहता हूं? हाँ, कैपिटल R गायब करना चाहता हूं। तो कैपिटल R की जगह मैं लिख देता हूं स्मॉल r n की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो क्या बाहर आ जाएगा? देखो यार S इंटू 4πr² बाहर आ जाएगा। अरे ये देखो स्क्वायर इस पे भी तो है, अंदर आएगा n माइनस n की पावर 2/3। ये आंसर रटने के बजाय इतना सा स्टेप रटे तो ज्यादा अच्छा होगा। आंसर में अक्सर कंफ्यूजन हो ही जाता है लोगों को। अच्छा, जरूरी क्या है कि ये आंसर स्मॉल r में ही हो? कल कोई आंसर कोई कैपिटल R में कर दे
कैपिटल आर में, तब तुम क्या करोगे यार, इस स्मॉल आर को तुम कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3 लिखोगे कि नहीं, तो आंसर का लुक बदल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं यार कि जो बहुत नीचे की चीजें हैं उनको लाने की स्किल डेवलप करो बजाय कि फॉर्मूले रटने के। चलो यार इसका निकालो जरा फैशन के हिसाब से, नीचे वाले का। इस बार किससे किसको घटाओगे, एब्जॉर्ब पूछा है, इसका मतलब ये एनर्जी और खाएगा तब ये बनेगा, तो इसका मतलब इनिशियल ज्यादा होगा या फाइनल ज्यादा होगा, तो हमें घटाना है फाइनल में से इनिशियल को, और एज पर द फैशन आंसर लिखना है, यू फाइनल लिखना है n इंटू एस इंटू 4 पाई, कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, चेंज करके लिखते हैं। इनिशियल होगा s इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आंसर किस में देने का फैशन है, कैपिटल आर में, तो हम स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय n की पावर 1/3। कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या कॉमन आएगा, 4 पाई। चलो यहां n अपॉन एन की पावर 2/3 बचेगा और -1, तो ये आंसर आ गया s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 -1। ये 1 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/3, एम आई राइट, नहीं आ रहा है, कंफर्म करें। तो आज इतना ही रखते हैं, पिछले पूरे क्वेश्चंस कर लेना है, और इसमें कैपिलराइजेशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये छोड़ के सब कुछ कर लेना है। तो अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा बड़ी जल्दी और हीट टेम्परेचर शुरू हो जाएगा।